स्टोरी की शुरुआत होती है एमसी के बैठने से। यह है जंग चेओल, जो कोरिया का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। एक्चुअली ये थोड़ा पहले की बात है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही वो अचानक से डीमन किंग क्रेडोज में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो उसके फेवरेट गेम का फाइनल बॉस था, जिसकी स्टोरी उसके हिसाब से बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। पैलेडिन ऑफ ब्लड नाम के इस गेम का मेन गोल उस एंशिएंट हीरो को रिवाइव करना है जो गहरी नींद में चला गया था। लेकिन वो सोचना बंद करता है और डिसाइड करता है कि इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे अब कुछ नया ऐड नहीं होने वाला। उसी वक्त उसका सर्वेंट उसके पास आता है। यह है ज़ेफिरोस, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि वॉर की सारी प्रिपरेशंस रेडी हैं। डीमन आर्मी अपनी फुल फोर्स में है और असुरा पूरी तरह एक्साइटेड है। वो कहता है कि वो इस ग्रैंड इन्वेजन से अपनी खून की भूख मिटाना चाहता है। बैटल लाइनअप में काफी खतरनाक लोग शामिल थे। सर्जी लेवल 531, द आइस मॉनार्क; हार्टॉक लेवल 555, द आर्चड्यूक ऑफ मिस्ट; बेल लेवल 539, द पावरफुल टायरेंट ऑफ द ब्लैक रॉक। ये सभी खुशी से पागल होकर किंग के आगे खड़े थे। तभी एमसी एक जोर की आवाज लगाता है और पूरी डीमन आर्मी को ध्यान से सुनने का ऑर्डर देता है। हर कोई तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो कहना शुरू करता है कि आज और अभी से। वो एक ड्रामेटिक पॉज लेता है, जिससे उसके सारे एलीट सर्वेंट्स धड़कते दिल के साथ अलर्ट हो जाते हैं कि आगे क्या आने वाला है। और फिर वो एंड करता है ये कहते हुए कि वो सब अटैक्स रोक देंगे और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। हर कोई एक पल के लिए सन्नाटे में आ जाता है और फिर फ्यूरियसली चिल्लाने लगता है कि ये कितनी बेहुदा बात है। एमसी की थोड़ी फट जाती है, क्योंकि वो सब बेहद टेरिफाइंग लग रहे थे और डर के मारे उसकी लगभग पैंट गीली हो चुकी थी। लेकिन फियर की वजह से उसने गलती से जो एक्सप्रेशन बनाया वो इतना टेरिफाइंग लग रहा था कि सब डर के मारे चिल्लाना बंद करके फ्रीज हो गए। जंग चेओल इस बात से अवेयर था कि अगर वॉर शुरू हुई तो क्या होगा, क्योंकि उसे एक नोटिफिकेशन मिल चुकी थी कि उसका 20th प्ले थ्रू स्टार्ट हो चुका है। कैरेक्टर खड़ा होता है और साइड में देखता है। ये कैरेक्टर था किमची लेवल 999 और एमसी को पक्का पता था कि आखिर में वो उसी के हाथों खत्म होने वाला है। जंग चेओल ने एक कोरियन यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में पढ़ाई करके ग्रेजुएट किया था, इस उम्मीद के साथ कि वो आगे चलकर एक बहुत अमीर फार्मर बनेगा। और क्योंकि वो पढ़ाई में जीनियस था, वो जल्दी ही अपने कोर्स में टॉपर बन गया। इसकी वजह से लोग उसके पास अपना काम लेकर आने लगे। कोई अपनी थीसिस लिखवाने आता तो कोई प्रोजेक्ट में मदद मांगता, क्योंकि उन्हें लगता था कि जंग चेओल इस काम में बेस्ट है। लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी कि उससे जमीन जोतने तक का काम करवाया जाता था। वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक एलीट स्लेव बन गया था। एमसी लगातार यही सोचता कि वो कितनी झंड लाइफ जी रहा है। उसे समझ नहीं आता था कि वो इतनी गांड फाड़ मेहनत क्यों कर रहा है, जबकि उसके प्रोफेसर्स बिना कुछ किए सारा क्रेडिट ले जाते थे। इस चीज ने उसे इतने गुस्से में भर दिया था कि वो चीखते हुए कहता था कि एक दिन वो इन सबको खत्म कर देगा। उस वक्त उसकी लाइफ में डोपामीन की एक बूंद तक नहीं बची थी और किसी न किसी पॉइंट पर वो डेफिनेटली पागल हो जाता। तो इकलौती चीज जहां उसे डोपामीन का थोड़ा सा किक मिलता था वो थे वीडियो गेम्स। एक गेम इनमें सबसे खास था जिसे लेवल अप और फिनिश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट किसी भी प्लेयर ने उसे 19 बार कंप्लीट करने का रिकॉर्ड नहीं बनाया था। तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की फीलिंग पाने के चक्कर में उसने सारी रात जाग कर गेम खेलना शुरू कर दिया। ये पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया। वो दुनिया का पहला इंसान बन गया जिसने इस गेम को 19 बार फिनिश किया। जंग चेओल अपने चेहरे पर एक्सट्रीम थकान होने के बावजूद अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि अब वो कम से कम गेम की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान था। वो इस बात से अवेयर था कि उसका 20th प्ले थ्रू एक अब्सर्डली हेलिश डिफिकल्टी पर होने वाला है और ट्राई करने से पहले उसे अपना लेवल और बढ़ाना होगा। अपनी इन्वेंट्री ओपन किए हुए उसके चेहरे पर एक अल्टीमेट ट्राई हार्ड लुक था। वो ऑलरेडी लेवल 9990 पर था और काफी एक्साइटेड था, क्योंकि गेम का मैक्स लेवल 9999 था। उसने सोच लिया था कि इस मैक्स लेवल को हिट करने के बाद ही वो रुकेगा, भले ही उसे खुद न पता हो कि यहां तक पहुंचने में उसे कितने साल लग गए। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जो पूछती है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द 20th प्ले थ्रू। बिना 2 बार सोचे वो येस प्रेस कर देता है। अचानक उसके टीवी से एक बेहद इंटेंस लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और पूछता है कि ये क्या बकचोदी है। उसके कुछ समझने से पहले ही उसकी आत्मा एक भयंकर चीख के साथ उसके जिस्म से बाहर निकलती है और टीवी के अंदर घुस जाती है। अगले ही पल वो किसी दूसरी जगह स्पॉन होता है और एक डम्फाउंडेड फेस के साथ हवा में फ्री फॉल करने लगता है। एमसी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या बवासीर चल रही है, लेकिन क्योंकि वो स्मार्ट था, उसने हवा में जेट इंजन की स्पीड से गिरते हुए भी खुद को शांत रखने की कोशिश की, ताकि कोई प्लान सोच सके। वो चीजों को पीस टुगेदर करने की कोशिश करता है और देखता है कि उसका कलर ब्लू है, मतलब ये उसकी सोल होगी। ये समझ आते ही उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि जमीन पर गिरने से वो मरेगा नहीं। वो होराइजन पर एक जायंट टावर नोटिस करता है और कंक्लूड करता है कि वो टावर ऑफ लाइफ है, मतलब वो कंफर्म पैलेडिन ऑफ ब्लड गेम के अंदर आ चुका है। हवा में फुल स्पीड से गिरते हुए वो अचानक पैनिक करता है और पूछता है कि क्या उसके ठीक सामने जो मकबरा दिख रहा है वो पैलेडिन्स टूम है। जैसे ही वो टूम के आर पार होता है, वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अपेरेंटली वो अपने पुराने अवतार ओल्ड किमची की बॉडी में एंटर करने वाला था, जो पहले से ही लगभग मैक्सिमम लेवल पर था। उसे लगता है कि अब एक बैडास और इन्विंसिबल हीरो के रूप में उसकी नई लाइफ बस शुरू होने ही वाली है। बट जैसे ही वो बॉडी के करीब पहुंचता है, उसे रियलाइज होता है कि उसकी चोजन गूफी स्किन्स रियल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सेकंड थॉट लेता है कि उसे ये भद्दा अवतार नहीं चाहिए। अचानक उसकी सोल दूसरी डायरेक्शन में रॉकेट की तरह स्काई को चीरते हुए उड़ने लगती है। एमसी चीख रहा था कि आखिर वो किस तरफ जा रहा है। तभी उसे डीमन लॉर्ड की बॉडी दिखाई देती है और वो रोने लगता है, भीख मांगते हुए कि प्लीज उसे उस बॉडी के लिए चूज न किया जाए। वापस प्रेजेंट डे में जंग चेओल, जो अब डीमन किंग क्रेडोज की बॉडी में है, एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि ये सब सोचते ही उसका दिमाग फटने लगता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है। अगर उसने अपने ओल्ड किमची को देखते वक्त वो बेवकूफों वाली फीलिंग नहीं आने दी होती, तो आज वो एक बैडास पैलेडिन बॉडी में होता। वो खुद को एक नंबर का चुतिया समझ रहा था। ज़ेफिरोस उसकी तरफ चलकर आ रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि डीमन लॉर्ड पक्का वीक हो चुका है।
ज़ेफिरोस दरवाजे की तरफ देखता है जहां एलीट स्क्वाड कंप्लेन कर रही थी कि क्रीडोस सिर्फ इसलिए अटैक रोकना चाहता है क्योंकि उसकी ताकत चली गई है। असुरा जिद पर अड़ा हुआ था कि उन्हें टीम अप करके लीडर का सिर काट देना चाहिए और किंगडम की पावर आपस में बांट लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली इस तरह पिछले डीमन किंग को मारकर क्रीडोस नया किंग बना था। कोई बीच में पूछता है कि अगर लीडर सच में वीक नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि अगर अटैक फेल हुआ तो उन चारों में से कम 2 को भयंकर डैमेज झेलना पड़ेगा या उनकी जान भी जा सकती है। सर्गी रिप्लाई करती है कि अगर असुरा खुद आगे बढ़कर उनकी शील्ड बनने का वॉलंटियर करे तो शायद वो इस प्लान को ट्राई कर सकते हैं। इसी बीच रॉक टायरेंट बाल बस यही सोचे जा रहा था कि उसे कितनी जोर से भूख लगी है। असुरा इस बात पे एग्री करता है और पूछता है कि अगर एविडेंस मिल गया कि डीमन किंग सच में वीक हो चुका है तो क्या करेंगे। सब एक आवाज में कहते हैं कि उस केस में वो डेफिनेटिवली मारा जाएगा, एक्सेप्ट बाइल जो भूख की वजह से बिल्कुल चुप था। बाहर खड़ा सर्वेंट ये सब सुन लेता है पर चुप रहता है। वापस कासल में आकर वो किंग को रिपोर्ट करता है कि डीमन आर्मी का मोर्टेलिटी रेट तेजी से गिर गया है, यहाँ तक कि लोग भूख से पागल होकर एक दूसरे को खा रहे हैं और कुछ डीमंस बिना किसी वार्निंग के डीमन लैंड्स छोड़कर भाग गए हैं। एमसी ये सब काफी अटेंटिवली सुनता है। ज़ेफिरोस किंग की आंखों में देखते हुए सीधा कहता है कि चारों ग्रेट डीमन जनरल्स आग बबूला हैं। वो खुलेआम बोल रहे हैं कि आप वीक हो चुके हैं और मिलकर आपका सिर काटने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर जंगचियोल फट के फ्लो में आ जाता है, क्योंकि अगर उन चारों ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया तो उसकी जान जाना पक्का है। यानी अगर वो गलती से भी वीक दिखा तो गेम ओवर। तभी उसे अपने ओल्ड किमची की बॉडी याद आती है, क्योंकि उसने उस बॉडी में एंटर नहीं किया था तो डेफिनेटली वो बॉडी अभी भी एक लाश ही होगी। ये कैलकुलेशन लगाते हुए उसे लगता है कि इससे तो बेहतर है ह्यूमन वर्ल्ड पर इन्वेड कर दिया जाए। तभी उसके सर्वेंट्स एक क्रिस्टल बॉल लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये जनरल एग्निया ने पैलेडिन्स टूम की वीडियो भेजी है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसका पुराना अवतार मॉन्स्टर्स को इतनी मर्सिलेसली चीर फाड़ रहा था, यहां तक कि उनके भीख मांगने के बावजूद भी नहीं रुक रहा था। ये खूंखार सीन देखकर एमसी का दिमाग सुन पड़ जाता है, स्पेशली ये सोचकर कि वो साइकोटिक अवतार उसी का था। वो परेशान होने लगता है और ह्यूमन इन्वेजन का आइडिया तुरंत ड्रॉप कर देता है। वो उस पागल पैलेडिन की आवाम के पास जाना ही नहीं चाहता, यहां तक कि उस एरिया की हवा भी नहीं छूना चाहता। तो अब वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना किंगडम नहीं छोड़ेगा। हालांकि ये सोचकर ही वो फिर उदास हो गया। अगर उसने सरेंडर जैसी एक्टिंग की तो वीक लगने के चलते जनरल्स उसे काट डालेंगे, और अगर वो भाग कर गया तो पालाडिन किमची उसकी आंखें निकालकर उसे वहां मार देगा। ये सब सोचकर वो लिटरली रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मनहूस दुनिया में आ ही क्यों गया, और क्या वो एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ डिजर्व नहीं करता। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो खड़ा होता है। उसे पता चल चुका था कि अब एक ही रास्ता बचा है, डीमंस का गुस्सा शांत करने के लिए उनकी फूड शॉर्टेज को परमानेंटली सॉल्व करना। उसका सर्वेंट पूछता है कि वो कहां जा रहा है, तो वो कैजुअली रिप्लाई करता है कि वो फार्म लैंड का जायजा लेने जा रहा है। सर्वेंट कंफ्यूज हो जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आया। एमसी उल्टा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि इसमें क्या समझ नहीं आया। तब ज़ेफिरोस उसके मुंह पर कहता है कि माइटी लॉर्ड क्रीडोस एक नार्सिसिस्टिक, एरोगेंट और कंप्लीटली रूड इंसान थे, और इस तरह सॉफ्टली बिहेव करने की ये हरकत टोटल डिस्गस्टिंग और हॉरिफाइंग लग रही है, इसलिए प्लीज आगे से ऐसी एक्टिंग मत करना। एमसी सोचने लगता है कि आखिर इस बंदे के दिमाग में कौन सा कीड़ा काट रहा है। क्या वो उसे ओपनली प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? और उसे ये भी याद नहीं था कि ज़ेफिरोस की पर्सनैलिटी क्या शुरू से ही ऐसी थी। उसे बस इतना याद था कि गेम में डीमन किंग से फाइनल बैटल के ठीक पहले ज़ेफिरोस बस एक बार बिना किसी एक्सप्लेनेशन के स्क्रीन पर अपीयर हुआ था, और बस इसी मिस्ट्री ने उसे गेम का एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर बना दिया था। एमसी को वो गेम का मोमेंट याद आता है जब वो पैलेडिन था। इस सर्वेंट ने आकर कहा था कि डीमन किंग और फाइट नहीं करना चाहते, तो उसने पोलाइटली पैलेडिन को वापस जाने को कहा था, जिसके बदले में उसने एक ही पंच में ज़ेफिरोस को हरा दिया था। जिसके बाद ज़ेफिरोस वहां पढ़कर रोता रहा कि वो वीक है और अपने डीमन किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब याद करके एमसी गेस करता है कि इन्हीं डायलॉग्स की वजह से प्लेयर्स को लगता था कि ये अपने डीमन किंग का सबसे बड़ा वफादार और रिस्पेक्टेड सर्वेंट था। लेकिन रियलिटी में सर्वेंट जोर देकर बता रहा था कि उसने कभी ऐसी बेहूदगी की उम्मीद नहीं की थी, और आप पहले ऐसे डीमन किंग हैं जिसने डीमंस का पूरा ट्रस्ट खो दिया है। जंगचोल अपने दिमाग में बस यही सोचता है कि ये लौंडा कितना ज्यादा अनोइंग है। ज़ेफिरोस अपनी नोटबुक निकालता है और लिखना शुरू करता है, ये पूछते हुए कि क्या बाय एनी चांस आप इस डीमन लैंड में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। साथ ही वो ताना मारता है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किंग की मेमोरी किसी कबूतर जितनी खराब हो सकती है। इस ताने पर एमसी भड़क जाता है और उस बच्चे को चिल करने को कहता है, क्योंकि वो एक डीमन किंग से बात कर रहा है। हालांकि ज़ेफिरोस मना कर देता है और कहता है कि वो सवाल पूछना जारी रखेगा। दोनों कैसल के बाहर आते हैं। ज़ेफिरोस एक्सप्लेन करता है कि करंट और पिछले डीमन किंग दोनों ने इस जमीन पर प्लांट्स उगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस ड्राई एनवायरनमेंट में जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, उन्हें पता होना चाहिए कि यहां कोई फूल नहीं खिल सकता। क्रेडोस कहता है कि हाँ, अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस लैंड को लैंड ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है, लेकिन एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट लुक देते हुए वो डिक्लेयर करता है कि उसकी करंट एबिलिटी से इस लैंड को वापस हरा भरा करना कंप्लीटली पॉसिबल है। हालांकि अपने मन में वो एग्रीकल्चर से पूरी तरह नफरत करता था, भले ही अब जिंदा रहने के लिए यही इकलौता रास्ता बचा हो। वो नीचे झुकता है और अपने हाथ से कुछ मिट्टी उठाता है और उसे सीधा अपने मुंह में डाल लेता है। ज़ेफिरोस ये देखकर तुरंत नोट्स बनाने लगता है और लिखता है कि डीमन किंग का दिमाग अजीब तरीके से खिसक चुका है, यहां तक कि वो एक भिखारी बन गया है जो मिट्टी खाता है। एमसी इरिटेट होकर पूछता है कि तू आखिर ये क्या बकवास लिख रहा है। सर्वेंट कूली रिप्लाई करता है कि वो बस अपना काम कर रहा है और डीमन किंग की द क्रॉनिकल्स लिख रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वो कंक्लूड करता है कि किंग की याददाश्त पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जंगचोल मुंह से मिट्टी थूक देता है। उसको समझ आ गया था कि इस मिट्टी में 0 न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन का नामो निशान तक नहीं है, और एक एग्रीकल्चरल जीनियस होने के नाते उसे पता था कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन कितनी जरूरी होती है। भले ही हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, पर प्लांट्स इसको डायरेक्ट हवा से यूज नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स के बीच 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑलमोस्ट इंपॉसिबल बना देते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो ह्यूमैनिटी ने केमिकल इंजीनियरिंग का यूज करके एक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस डेवलप किया था, जिसने धीरे धीरे उनकी फूड प्रोडक्शन में इजाफा किया। अनफॉर्चुनेटली यहां पर वो प्रोसेस करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए इनके पास कोई फिजिकल फाउंडेशन या बेस ही नहीं था। वो वहीं शाम खड़ा होकर सोच विचार करने लगता है कि अब उसे नेचर का यूज करके ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ेगी। उसका मास्टर आइडिया ये था कि लाइटनिंग को यूज किया जाए, क्योंकि इसका एक्सट्रीम हाई वोल्टेज हवा की नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसके बाद वही नाइट्रोजन बारिश के पानी में मिक्स होकर सॉइल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी। उसे गेम से ये भी याद था कि डीमन किंग क्रेडोस की मेन स्किल क्या थी। वो अपने ही नाखूनों से अपनी बॉडी को जोर से स्क्रैच करता था और अपने वाइटल फ्लूइड का यूज करके बवाल अटैक्स करता था। ये एक ऐसी ब्लडी स्ट्राइक थी जो गेम में एमसी को एक झटके में खत्म कर सकती थी। उसे पता था कि डीमन किंग ने इस स्किल से लाइटनिंग और ह्यूमिडिटी को एक ही एग्जैक्ट टाइम पर एक्सप्लोर किया था, और फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट और मास्टर टेक्निक थी। इस माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी पर अमल करते हुए वो अपने सर्वेंट को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। वो टेक्निक यूज करने के लिए वो सबसे पहले अपने ही सीने को जोर से स्क्रैच करता है, पर स्क्रैच करते ही वो दर्द की वजह से जोर से चीखने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये पागल डीमन किंग फाइट करते वक्त हर बार ऐसे ही खुद को सेल्फ म्यूटिलेट करता था, क्योंकि इसमें फाड़ के रख देने वाला दर्द हो रहा था। तभी वो पलटकर साइड में देखता है और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसके चारों जनरल्स चुपके से यही तमाशा देख रहे थे और उनको पूरा विश्वास होता जा रहा था कि डीमन किंग पक्का अपनी औकात खो चुका है। ये बात समझते ही एमसी का पैनिक और बढ़ जाता है। उसे पता था कि ये सिचुएशन अब हाथ से निकलने वाली है। बेल खुद बोल पड़ता है कि ये तो जेन्युइनली वीक लग रहा है। ये सुनकर जंशियोल फटने के कगार पर था। उसे अब यकीन हो गया था कि ये ज़ेफिरोस जनरल्स किसी असैसिन ग्रुप की तरह उसे प्रोवोक कर रहे थे ताकि वो उसको खत्म कर सके। तो अब खुद को प्रूव करने के लिए उसने फिर से अपने आप को सेल्फ म्यूटिलेट करने का डिसीजन लिया। आखिर अपनी जान गंवाने से तो ये दर्द झेलना फिर भी बेहतर था। पूरी फेक कॉन्फिडेंस के साथ वो दोबारा अपने ऊपर वो ब्लडी टेक्निक यूज करता है और अपने अंदर का टोमेटो सॉस निकालकर पूरी जमीन पर स्प्रे कर देता है। और इस पूरे एपिक सीन के बाद वो जोर जोर से रोने जैसी हालत में चीख कर बोलता है, भाई साहब ठीक से फटके हाथ में आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक उसी टाइम वो चारों जनरल्स उसके पास चल के आते हैं और सीधा उसके मुंह पे पूछते हैं, क्या बाय एनी चांस आप थोड़ा वीक महसूस कर रहे हैं? एमसी डर से पानी पानी हो जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि सिचुएशन अब प्रॉपर्ली खराब हो चुकी है। इसी बीच किसी दूसरी लोकेशन पर उसका गेम का पुराना अवतार किमची चल रहा था। वो रियलाइज करता है कि पिछले जन्म की उसकी मेमोरीज धुंधली हैं। उसे बस इतना याद था कि उसने इस लाइफ को 10 से ज्यादा बार जिया था और हमेशा सही दिशा में जा रहा था। वो अपनी हथेली को देखता है और एनालाइज करता है कि ये समनिंग ऑफ ड्यूटी उसको आगे के रास्ते के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है, और उसे अब सीरियसली आइडिया नहीं है कि इस लाइफ में उसका एक्चुअल पर्पस क्या रह गया है। वो एक गहरी और भारी सांस लेता है और अपने उस खतरनाक लेवल 9990 के इंपोजिंग ऑरा के साथ दोबारा आगे बढ़ने लगता है। बैक टू द डीमन रेल्म उन चारों का लुक अब बेहद खतरनाक लग रहा था। वो समझते हैं कि डेमोनिक प्लान एक यूनिवर्सल रूल फॉलो करता है, जो सबसे ताकतवर है वही किंग बनेगा। एमसी अंदर ही अंदर कंप्लीटली टेरिफाइड था, क्योंकि इनमें से हर एक जनरल अब्सर्डली स्ट्रांग लग रहा था, और क्योंकि वो एक सिंपल स्किल यूज करने में ही हाफ गया था, उसे लग रहा था कि इसका दी एंड टाइम पास आ चुका है। अगर हम असुरा के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस जगह एक भयंकर व्हिरलविंड का प्रेशर चल रहा था जो ऑलमोस्ट अनबेरेबल था। फाइट तो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी, फिर भी वहां पर फैली हुई पावर और एनर्जी की वजह से उस जनरल का पूरा शरीर ही कांप रहा था। तभी अपने डर को छुपाने के लिए एमसी एक फेक स्माइल पास करता है और कॉन्फिडेंस के साथ पूछता है, तो क्या तुम्हें लगता है अपने करंट स्टेट में मैं तुम चारों जनरल्स को अकेले नहीं हरा सकता? लेकिन जब वो इतना बोलकर पलटकर पीछे देखता है तो वो सारे के सारे पहले से ही एक बड़े से पेड़ के पीछे जाके छुपे हुए थे। उनका रिएक्शन देखकर एमसी खुद टेरिफाइड हो जाता है, क्योंकि उसे सीरियसली समझ नहीं आ रहा था कि उसके ये कॉलीग्स ऐसी डरपोकों वाली हरकत क्यों कर रहे हैं। रियल ट्रूथ ये था कि वो तीनों सिरगी, हार्टोक और बाइल पेड़ के पीछे खड़े होकर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उनका असली मास्टर प्लान ये था कि वो पहले खड़े होकर असुरा को पिटते हुए देखना चाहते थे। अगर उन्हें लगता कि डीमन किंग के खिलाफ ये फाइट उनके लिए फीजिबल है तो सिर्फ और सिर्फ तभी वो लोग फाइट में हिस्सा लेने वाले थे। एमसी अब ठंडे पसीने से नहा रहा था। उसे रियलाइज होता है कि उसके दोस्त कितने रूथलेस हैं, लेकिन बाकी जनरल्स इस बात पर अग्री थे। आखिर वो सब डीमंस हैं तो उनका ईविल होना तो बनता ही है। ज़ेफिरोस फाइट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बड़ी सी स्क्रीन ऑन करता है और अनाउंस करता है कि डीमंस की एंशिएंट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये ड्यूअल अब लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और जाहिर सी बात है अब इससे पीछे हटना इम्पॉसिबल है। असुरा जो पैनिक और टेरर से कांप रहा था रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा वेट किया जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन खुद को हिम्मत देते हुए वो अपनी तलवार उठाता है। डर को दबाकर ये समझने की कोशिश करता है कि डीमन किंग डेफिनेटली वीक हो चुका है। जंगचुल डर से अपने दांत पीसता है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब उसने गेम खेला था तो उसे लगता था कि डीमन किंग इनक्रेडिबली पावरफुल है, और उसने इस नई बॉडी को पाने के बाद इसकी ताकत टेस्ट भी की थी, पर रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग निकले थे। भले ही वो स्ट्रांग है पर वो इनविंसिबल नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे दिखता है कि जनरल उस पर अटैक कर रहा है। ये देखकर एमसी बुरी तरह पैनिक हो जाता है, क्योंकि ये अटैक सीधा थ्रस्ट भी हो सकता है या साइड स्लैश, और इससे बचने का डेफिनेटली कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक्सट्रीम ईज के साथ वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में उसने इसको इवेट कर लिया। एमसी गेस करता है कि असुरा का लेफ्ट फुट थ्रस्ट के ठीक पहले आउटवर्ड टर्न हुआ था, जिससे क्लियरली ऑब्वियस था कि वो सामने से थ्रस्ट यूज करेगा। ये इसलिए क्योंकि उसके मूवमेंट्स उस गेम के बिल्कुल आइडेंटिकल थे। असुरा का अटैक मिस होने के बाद दूसरे जनरल्स शॉक्ड होकर वही रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। उनको लगा कि तलवार डॉज करते वक्त डीमन किंग का एक्सप्रेशन किसी ऐसे वॉरियर जैसा था जो काउंटर अटैक के लिए रेडी था, जैसे कि वो असुरा के हाथ को काट लेने वाला था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं। तो वो और ध्यान से देखने का डिसाइड करते हैं। असुरा एक बार फिर अटैक करता है, पर एमसी उसे फिर से उतनी ही इजीली डॉज कर लेता है। अब फाइनली एमसी को कुछ समझ आने लगता है।
क्योंकि उसे फील हो गया था कि सारे अटैक्स एग्जैक्टली गेम वाले पैटर्न्स की तरह हैं। उसे याद आता है कि जब उसने गेम में पहली बार असुरा का सामना किया था तो वो कंप्लीटली स्पीचलेस रह गया था, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे डिफीट किया जा सकता है। उसके फास्ट मूवमेंट्स, इरेगुलर रिदम्स और ह्यूज एरिया कवर करने वाले अटैक्स थे। इसी वजह से वो एक बार हारा, 2 बार हारा और उसके बाद लगातार काउंटलेस टाइम्स हार चुका था। और ये सिर्फ 128th अटेम्प्ट था जब जाके उसने पहली बार असुरा को हराया था। और उस पहली जीत के 19 अटेम्प्ट्स बाद ही वो उसे बिना एक भी हिट खाए बुरी तरह ह्यूमिलिएट कर पाया था। वो जनरल एक बार फिर अटैक पर जा रहा था, पर एमसी ये सब सोचने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब उस बंदे के अटैक्स खाने का कोई रीजन ही नहीं बचा था। अब जो ईवल और खतरनाक फेस एक्सप्रेशन एमसी ने बनाया, उससे बाकी 3 जनरल्स की डर के मारे रूह कांप गई। पेड़ के पीछे जंग चियोल अब उन ब्लोज को ऐसे डॉज करने लगा जैसे कि वो कोई डांस कर रहा हो। इतना ईजी, ये बिल्कुल किसी बच्चे के खेल जैसा था। वो तीनों ऑब्जर्वर्स हैरान थे, क्योंकि डीमन किंग फाइट में मजे ले रहा था और बिल्कुल सीरियस नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ असुरा इस सब से बहुत इरिटेट हो रहा था। वही डीमन किंग और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, ये जानते हुए कि कोई भी अकेला वॉरियर ग्रुप अटैक नहीं झेल सकता। पर उसने एक और जरूरी चीज ऑब्जर्व की, ये वर्ल्ड पूरी तरह गेम के रूल्स को ही फॉलो कर रहा था। इस रिफ्लेक्शन के बाद उसे सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था कि उसने इस दुनिया के बेसिक रूल्स को समझ लिया है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर साइड में देखता है, क्योंकि ये मैसेज वेबटून के एकदम आइडेंटिकल था। फिर एक और मैसेज आता है कि उसने हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ एनिमी के अटैक को इजीली डॉज किया है। उसी वक्त वो फुल फोर्स के साथ आगे चार्ज करता है। तभी एक और सिस्टम विंडो खुलती है जो इन्फॉर्म करती है कि एज अ रिवॉर्ड प्लेबल कैरेक्टर्स वाला गेम सिस्टम का एक हिस्सा अनलॉक हो गया है। इसके साथ ही उसकी टारगेट फंक्शन अनलॉक हो चुकी थी। वो अभी भी कंफ्यूज था कि इसका क्या मतलब है, और देखता है कि टारगेट पर एक साइट लॉक हो गई है। और तभी उसको याद आता है कि स्पेशल एबिलिटीज यूज करने के लिए ये एक एसेंशियल फंक्शन था। ये सोचते ही वो एक बार फिर अपने आप को स्क्रैच करता है और अपनी ब्लडी स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है, अपना केचप टारगेट पर स्प्रे करते हुए, जो उसकी अब्सर्ड पावर की वजह से इंस्टेंटली जलने लगता है। ये खतरनाक पावर देखकर बाकी जनरल्स खौफ में आके चिल्ला उठते हैं कि उन्हें पता ही था डीमन किंग बिल्कुल वीक नहीं है। इसी बीच एमसी जले हुए असुरा की बॉडी के पास आके खड़ा होता है, जो घुटनों के बल जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका सर्वेंट वही खड़ा ग्रम्बल कर रहा था, क्योंकि वो अभी अभी हारे थे। ये देखकर जंग चियोल परप्लेक्स रह जाता है, क्योंकि गेम में ब्लडी स्ट्राइक अपने सिंगल हिट में एनिमी को फिनिश कर देता था और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे बचा। सिचुएशन और खराब तब होती है जब उसको याद आता है कि इस जनरल का रीजनरेशन सिस्टम काफी अब्सर्ड है और वो जल्दी ही फुल्ली रिकवर कर लेगा। तो वो वापस अपनी एबिलिटी यूज करता है, असुरा को फिर जलाता है, और ऐसा कई बार करता है जब तक बाकी सारे जनरल्स इस टॉर्चर को देखकर थर थर कांपने ना लगे। उन्हें लग रहा था डीमन किंग ऐसे अटैक कर रहा है जो असुरा को खत्म तो नहीं करेगा, पर मौत से बदतर पेन जरूर देगा। हालांकि एमसी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस बंदे की हेल्थ कम क्यों नहीं हो रही और उसे अब क्या करना चाहिए। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि उसने असुरा के सभी कपड़े उतार दिए हैं और अब उसके पास एक भी नहीं बचा। एमसी कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह का रैंडम मैसेज है और बोलता है कि इस तरह मत बात करो जैसे वो कोई पर्वर्ट हो। इसकी वजह से इन्वेंट्री से आर्मर रिमूवल के साथ एक नया सिस्टम अनलॉक हो जाता है। वो इसको कंफ्यूज होकर देखता है, समझ नहीं पाता कि ये अच्छी चीज है या नहीं, और अपने पहने हुए कपड़े देख सकता है। भले ही उसके पास सिर्फ एक वही सेट है जो उसने फिलहाल पहना हुआ है, और उसे लगता है कि ये अभी ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। फिर वो कंसिडर करता है कि उसे सबसे पहले उस जनरल से डील करनी होगी, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ उसे फिनिश करने के लिए काफी नहीं है, और क्योंकि उस बंदे की रिकवरी बेहद अब्सर्ड है, वो आखिर में वापस खड़ा हो ही जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है, क्योंकि उस जनरल ने अभी तक कोई हेल्थ लूज नहीं की है, तो वो उसको मार्क करके लगातार ब्लडी स्ट्राइक फायर कर सकता है। उसे लगता है ये एक ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि इससे बिना किसी के नोटिस किए हुए ग्राउंड में बहुत सारा नाइट्रोजन इंजेक्ट हो जाएगा। सेम टाइम पर वो नोटिस करता है कि बाकी जनरल्स ये सब देखने के बाद पेड़ के पीछे डर के मारे जमे हुए हैं, तो इसका मतलब प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सोचते हुए वो सिर्गी को बुलाता है और उसे असुरा को टाइटली बांधने को कहता है। सिर्गी नर्वसनेस के मारे पसीना पसीना होने लगती है, क्योंकि उसे एक ऑलमोस्ट नंगे आदमी को टाई अप करने का ऑर्डर मिल रहा था, और उसे फील हुआ कि डीमन किंग उस बंदे और उसे दोनों को एक साथ ह्यूमिलिएट करना चाहता है। फिर भी वो ऑर्डर मानती है और उस बदनसीब को एक क्रॉस पर बांध देती है, क्योंकि ये एमसी का पहला स्टेप था जो कि लाइटनिंग रॉड को प्रिपेयर करना था। वहां दूसरी तरफ असुरा की रीजनरेशन फुल स्पीड पर थी, जब तक कि वो फाइनली उठ नहीं जाता और डिक्लेयर करता है कि द इमॉर्टल वापस आ गया है, और चिल्लाता है कि ऑब्वियसली डीमन किंग उसे ब्लडी स्ट्राइक से फिनिश भी नहीं कर पा रहा और वो सच में वीक हो चुका है और अब उसका सिर काटने का वादा करता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती, जंग चियोल फिर से अपनी टेक्निक यूज करने लगता है। उसकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली तब तक जलाता है जब तक वो दर्द से चीखने नहीं लगता। ये दूसरा स्टेप था, और एमसी इस बात से हमेशा अवेयर था कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट में टर्न हो जाएगी। फिर वो हार्टॉक को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि वो पूरे एरिया को मिस्ट से कवर कर दे, उसे इतना डेंस बना दे कि वहां से पानी टपकने लगे। हार्टॉक ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली डीमन किंग ग्राउंड को इसलिए रेडी करना चाहता था ताकि थंडर शॉक्स और ज्यादा दर्द दे सकें, और उसे ये टॉर्चर मेथड बहुत क्रिएटिव लगता है, यहां तक कि वो बिना किसी हेजिटेशन के इस टेक्निक को सीखना भी चाहता है। उसने अपनी टेक्निक यूज करना शुरू किया और अब तीसरा स्टेप पूरा हो चुका था, जो मिस्ट को स्प्रेड करना था। फिर वो चौथे स्टेप की तरफ बढ़ता है, जो थोड़ा और अटैक करना था, तो वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली काटता रहता है और अंदर ही अंदर दर्द से चीख रहा होता है कि ये कितना ज्यादा पेन करता है। ज़ेफायरस बिना कोई रिएक्शन दिए साइलेंटली देख रहा होता है, उन जनरल्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो इस टॉर्चर मेथड को देखकर पूरी तरह टेरिफाई हो चुके थे, क्योंकि ये असुरा की बॉडी को इतने सारे ब्लोज और हर जगह स्प्रे हो रहे केचप से जरा भी आराम नहीं लेने दे रहा था। जंग चियोल एक्साइटेड था, क्योंकि इस तरह वो नाइट्रोजन रिच सॉइल क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा, और अगर हार्वेस्ट बहुत सक्सेसफुल हुई तो उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। इसी वजह से उस एक्सट्रीम पेन के बावजूद वो पूरी दोपहर से लेकर सनसेट तक लगातार अटैक करता रहा। इस सब के बाद वो अपने हाथ में थोड़ी सैंड उठाता है और रियलाइज करता है कि अब ये काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि उसे बस इस तरह नाइट्रोजन इंजेक्ट करते रहना है।
और अगला स्टेप सॉइल को इंप्रूव करना होगा। उसे पता है कि सिंगल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर वाली लूज मिट्टी ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देती और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी खराब होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल मिट्टी वो होती है जिसका स्ट्रक्चर एग्रीगेटेड, ग्रैनुलर और फ्लफी हो। वो खड़ा होकर सोचने लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और सबकी तरफ एक फ्राइटनिंग लुक देकर ऑर्डर करता है कि सब लोग अपना खुद का पूप कलेक्ट करें। तीनों जनरल्स ये सब देखने के बाद पैरालाइज हो चुके थे और इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि डीमन किंग इतना टॉर्चर करने के बाद अभी भी असुरा पर उनकी टट्टी फेंकना चाहता है, जो कि एक डीमन के हिसाब से भी बहुत एक्सट्रीम क्रूअल्टी थी। इसी बीच अगले दिन किमची फॉरेस्ट के बीच से चल रहा होता है, तभी उसे किसी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो 2 लोग उससे हेल्प की भीख मांग रहे होते हैं। वो उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और रोता हुआ आदमी बताता है कि उन पर गॉब्लिन्स ने अटैक किया है और अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो वो उसको रिवॉर्ड देंगे। किमची अपने फ्राइटनिंग फेस के साथ उनके पास अप्रोच करता है, जिससे वो दोनों बिल्कुल टेरिफाई हो जाते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उनसे डरने को मना करता है, ये कहते हुए कि वो कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं है, पर वो डरे हुए थे और यही इमेजिन कर पा रहे थे कि ये बंदा सस्पिशियस होने से भी बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है। वो फिर पूछता है कि क्या किसी ने गलती से अपने लेग को हर्ट किया है और फिर उसे कंधे से पकड़कर पूछता है कि प्लीज रास्ता दिखाओ। आदमी हाँ बोलता है और कैरी किया जा रहा अजरहान कन्फेस करता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग इंसान को देखकर सरप्राइज्ड है और बताता है कि वो एक एमिसरी है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। किमची एक गहरी सांस लेता है और अपना रास्ता कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये तो उसे अभी भी फाइंड आउट करना बाकी है। कैसल में वापस तीनों जनरल्स एक टेबल पर बैठे थॉटफुली और हार्ड तरीके से इनक्रेडुलस होकर सोच रहे थे कि उन्हें लिटरली अपना खुद का शिट कैसे कैरी करना होगा और क्या उन्हें ये ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। सर्गी पूरे वक्त कांप रही थी। उसे ये आइडिया क्रेजी के साथ साथ बहुत डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव लग रहा था। बेल कहता है कि उसे खाना खाए हुए लंबा अरसा बीत चुका है तो वो पूप नहीं कर पाएगा और आगे ऐड करता है कि सर्गी भी पूप नहीं करती। वो अपने बारे में ऐसी बात सुनकर भड़क जाती है और चिल्लाती है कि दूसरों के ओरिफिसेस के बारे में बात करना बंद करे। हार्टॉग क्लियर करता है कि अगर वो इतनी आसानी से पूप कर भी लें तब भी वो अपना खुद का शिट वहां ले जाकर नहीं देना चाहेंगे, तो वो लोअर डीमंस को पीट कर उनसे पूप करवाने का सजेशन देता है। ये बोलकर वो विलेजेस में जाते हैं और एक लोअर डीमन को पूप करने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि वो उनसे भीख मांगता है कि कम से कम सब लोग इस रूम से बाहर तो चले जाओ, क्योंकि अगर सब ऐसे देखेंगे तो वो कर नहीं पाएगा। फिर वो उनसे बाहर वेट करने को कहता है। गार्ड बताता है कि दूसरे डीमंस ने भी यही सेम एक्सक्यूज दिया था और आखिर में पूप नहीं कर पाए थे। उसने बस इतना कहा ही था कि हार्टॉग रूम में एंटर करता है और पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है और डीमन की तरफ चलकर जाता है ये जानने के लिए कि जो मांगा गया था वो उसको दे क्यों नहीं रहा। लोअर डीमन कंप्लीटली टेरिफाइड होकर लॉर्ड से माफी मांगता है और कहता है कि उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, तो एक टर्ड बाहर निकालना उसके लिए बहुत हार्ड होगा। जनरल उसका गला पकड़ता है और अपने डार्क ऑरा के साथ उसे थैंक यू बोलता है कि इसने उसको एक बहुत ग्रेट आइडिया दिया है। फिर वो अपने शैडो क्लॉ से उस डीमन पर अटैक करता है जो डायरेक्टली डेस्परेटली चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। उसी वक्त बायल अपीयर होता है और जनरल का हाथ पकड़ लेता है, उसको आगे बढ़ने से रोकते हुए। हार्टॉग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और पूछता है कि उसने उसे क्यों रोका। बायल रिप्लाई करता है कि एक पूरे स्टमक वाला अपनी लाइफ लूज कर देता है पर एक मुर्दा पेट कभी पूप नहीं करता, तो उनको ज्यादा पूप करवाने का कोई दूसरा वे होना चाहिए ताकि वो लोग इसे कलेक्ट कर सकें। हार्टॉग फिर उस कैप्टिव को रिलीज कर देता है और कहता है कि ये आइडिया कहां से आया है। इसको कंसिडर करते हुए ये बहुत इंटेलिजेंट आइडिया था और एक डार्क सॉम्बर एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या एक डेयरिंग जनरल का सारा मीट उन सबको खिलाने से वो सब एक साथ पूप करना शुरू कर देंगे। उस टायरेंट को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो भी अपना भयंकर ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे वो डीमन पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर ऐसी पावर के साथ चार्ज कर रहे थे जो पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के काबिल थी। ठीक उसी वक्त डीमन किंग अपनी स्किल कास्ट करते हुए वहां अपीयर होता है और पूछता है कि तुम लोग आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो। दोनों को हर्ट करने के बाद वो बताता है कि सिर्फ लोअर डीमंस ही इकलौते एनिमल्स नहीं हैं जो पूप कर सकते हैं। इसके बाद वो सब कासल में इकट्ठा होते हैं और एमसी बताता है कि इन नॉर्मल फीसिस की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, इसलिए इनका कोई यूज नहीं है और इसलिए उन्हें ऐसी फीसिस ढूंढनी होगी जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आ सके। जेफरोस पूछता है कि वो आखिर क्या बवासीर है, तो एमसी रिप्लाई करता है कि बेसिकली ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सॉइल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली फर्टिलाइजर वुड एशेज, हर्ब्स, सॉइल, एग शेल्स और चिकन पूप से मिलकर बनता है। तो वुड एशेज और हर्ब्स के लिए वो कॉन्फिडेंटली उन खाली अबैंडन घरों को यूज कर सकते थे जो उन्होंने पहले देखे थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग शेल्स और चिकन पूप का था। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो अपने असिस्टेंट से उनके लैंड का मैप मांगता है। मैप हाथ में आते ही वो रिफ्लेक्ट करता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वही सेम मैप है जो गेम में था। इसका मतलब है कि किसी सर्टेन लोकेशन पर पहुंचकर उसे वो सब मिल जाएगा जो उसको चाहिए। वो स्पेसिफिक लोकेशन एक्चुअली उन डेमोनिक सीगल्स का हैबिटेट है। उसे ये पता था क्योंकि गेम में वो पूरे फील्ड्स में बहुत सारी क्वांटिटी में होती थी और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सीगल्स ह्यूमन लैंड से ह्यूज अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा वो सेम जगह पर पूप करती हैं और अंडे देती हैं, इसलिए वो जगह इनके एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जेफरोस पूछता है कि क्या किंग एक्चुअली उन डेमोनिक सीगल्स की फीसिस कलेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं। एमसी सरप्राइज था क्योंकि उसके सर्वेंट ने बात को बहुत जल्दी समझ लिया था। फिर वो फोर आइज कमेंट करता है कि उस जगह को एक ऐसी क्लिफ कहा जाता है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। वहां क्लाइंब करने के लिए कोई स्टेबल रूट्स भी नहीं है और अगर आप वहां से गिरे तो आपको सीधा स्ट्रॉन्ग वेव्स बहा कर ले जाएंगी। जंगचोल प्राइड के साथ खड़ा होता है और कहता है कि वो ये सब पहले से जानता है, पर सिस्टम कभी प्लेयर्स को उस जगह अप्रोच करने की परमिशन ही नहीं देता था और अब जबकि वो खुद डीमन किंग है तो उसने स्ट्रिक्टली क्लियर किया कि वो डायरेक्टली उस क्लिफ को क्लाइंब कर सकता है। फिर वो सारे लोग डायरेक्ट उन क्लिफ्स पर पहुंचते हैं और जनरल्स क्यूरियस थे कि आखिर डीमन किंग क्या सोच रहा है। एमसी को फुल्ली याद था कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक पता नहीं कितने ही लोगों ने उन सीगल्स तक पहुंचने की कोशिश की थी, पर वो सारे के सारे एंड में उन लहरों का शिकार बन गए थे। वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि वो टॉप पर क्लाइंब करेगा और वहां से फीसेज और एग शेल से भरा हुआ बैग नीचे फेंकेगा और इसीलिए ये उन दोनों का काम है कि उनको वो डायरेक्टली प्रॉपर्ली कैच करना होगा।
फिर एकदम एक्साइटेड होकर वो कहता है कि अगर ये प्लान वर्क कर गया तो वहां हर कोई स्मूथली अच्छा खाना खा पाएगा। बाइल कंटिन्यूअसली उसकी तरफ घूरता रहता है और उसे उन विलेज वालों की याद आती है जो डिफेंसलेस होने के साथ साथ लिटरली भूख से मर रहे थे। जंग चियोल उन लहरों की तरफ चलकर आगे बढ़ता है और रिफ्लेक्ट करता है कि गेम में वहां पहुंचने के लिए उसने सब कुछ ट्राई किया था और ये उसका 13th अटेम्प्ट था। उसे कंप्लीटली याद था कि उसने प्रैक्टिकली हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसे ट्राई किया था और हर बार उस अटेम्प्ट के प्रोसेस में उसने अपनी लाइफ लूज की थी। फिर वो एकदम से जंप करता है और सारे जनरल्स उसे क्लिफ की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं जब तक कि वो उसे पकड़ नहीं लेता, क्योंकि उसे गेम के एक सीक्रेट ग्लिच के बारे में पता था। वो उस पत्थर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और हर कोई अलर्ट होकर ये सब देख रहा था क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेंजरस था। अगले ही पल डीमन किंग अपनी इक्विपमेंट इन्वेंट्री ओपन करता है और सिंपली अपने सारे क्लोथ्स डिसेबल करके कंप्लीटली नंगा हो जाता है। जनरल्स को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या देख रहे हैं, क्योंकि डीमन किंग क्लिफ के अंदर आधा मर्ज हो चुका था और उसका पिछवाड़ा बाहर निकला हुआ था। हर कोई इस अजीब नजारे को देखकर आउटरीच में था कि उन्हें मजबूरन क्या देखना पड़ रहा है, जबकि एमसी अपनी बॉडी को टर्न करने की लगातार कोशिश कर रहा था। सिर्गी एक औरत होने के नाते अपना चेहरा घुमा लेती है और पूछती है कि ये आखिर क्या बकचोदी कर रहा है। ठीक उसी वक्त वो अपने कपड़े वापस इक्विप कर लेता है। उसके क्लोथ वापस आ जाते हैं, पर वो अभी भी वॉल पर ही अटका था। सिर्गी जो अभी भी कांप रही थी फाइनली उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसे लगता है अब देखना सेफ होगा। पर एक बार फिर से एमसी अपनी बॉडी को रोल करता है और सब कुछ अनइक्विप करके दोबारा से उस पहाड़ के अंदर बग्ड हो जाता है। फिर वो कपड़े पहनता है और दोबारा उतार देता है। वो बार बार कपड़े पहनता और उतारता रहता है जब तक कि वो फाइनली टॉप पर नहीं पहुंच जाता और प्राउडली डिक्लेयर करता है कि उसने ये कर दिखाया। वो इस बात से पूरी तरह अवेयर था कि एक ऐसी दुनिया जहां गेम सिस्टम काम करता है वहां मैप के पीक पर इक्विपमेंट इन्वेंट्री का एक्सेस होना जरूरी था, एक ऐसी जगह जहां थियोरेटिकली किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। तो इन सारी पीसेस को एक साथ जोड़कर उसने टेस्ट किया था और खुद को कन्विंस कर लिया था कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इसी वक्त बाल कहता है कि मैजेस्टी ने कहा था कि सब लोग दोबारा से भरपेट खाना खा पाएंगे और इसलिए वो उनकी मदद करेगा, और ये बोलते ही वो वहां से दौड़ पड़ता है। पर जेफरोस चिल्लाकर कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ किंग ही कर सकते हैं। इतना सारा शोर सुनकर एमसी पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो बड़ा सा जायंट बेल ये कहते हुए जंप कर देता है कि वो मैजेस्टी को फॉलो करेगा। हालांकि किंग चिल्लाकर पूछता है कि तू क्या चुतियापा कर रहा है, क्योंकि उस क्लिफ को नॉर्मली पकड़ना पॉसिबल नहीं था और इस वजह से वो जनरल नीचे गिरने लगता है। फौरन ही एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और ग्लिच का एक बार फिर से यूज करके उसे टाइटली होल्ड करने की कोशिश करता है। वो एक अब्सर्ड एफर्ट लगाता है, दिमाग में सोचते हुए कि ये बंदा हैवी एज हेल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका अपना हाथ उखड़कर बाहर आ जाएगा। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो आखिर इस डम जानवर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि एंड में ये उन 4 डिमोनिक जनरल्स में से एक है और एक्चुअल में उसके लिए एक थ्रेट है। तो वो खुद से सवाल करता है कि क्या इससे यहीं छुटकारा पाना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। बेल को एक पल घूरने के बाद उसके ठंडे पसीने छूटने लगते हैं और उसे एक पुरानी बात याद आती है जब एक स्टूडेंट रो रहा था और उससे भीख मांग रहा था कि बस इस एक बार उसकी हेल्प कर दे, क्योंकि प्रोफेसर उसे अपनी थीसिस सबमिट नहीं करने दे रहे थे। तो उसने हर पल बस यही रिक्वेस्ट की थी कि क्या वो उस प्रोफेसर से इस बारे में बात कर सकता है, ताकि कम से कम वो प्रोफेसर उसके प्रोजेक्ट पर एक नजर तो डाल ले। अपनी आंखों में आंसू लिए उस स्टूडेंट ने कहा था कि प्रोफेसर जंचोल को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बेस्ट है और शायद वो उसकी बात सुन लेंगे। तो उसने काफी इंसिस्ट किया था, पर एमसी उस वक्त बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि वो लड़का बस एक जूनियर था और क्योंकि एमसी खुद एक नंबर 1 स्लेव बन चुका था। शायद प्रोफेसर उसकी बात सुन लेते, पर उसने बहुत कोल्डली रिस्पॉन्ड किया था कि ये उस लड़के की अपनी प्रॉब्लम है। वहां से निकलने के बाद उसे बस इस बात का डर था कि किसी का एहसान लेने से वो खुद एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में फंस सकता है। उसे अब इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शायद अगर उस दिन उसने अपनी लिमिट से बाहर जाकर अपना बेस्ट दिया होता तो उसकी यादों में उस लड़के के चेहरे पर एक स्माइल होती। इसी वजह से वो जनरल के हाथ को पूरी मजबूती से पकड़ लेता है और अपना सारा पॉसिबल एफर्ट लगाना शुरू कर देता है। भले ही ग्लिच की वजह से ये बहुत मुश्किल हो रहा था, वो अपनी पूरी ताकत से अपने दांत पीसता रहता है और एक जोर की चीख निकलने के बाद वो उस जायंट को अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींचना शुरू करता है, यहां तक कि उसके अपने हाथ की हड्डियां हर तरफ से क्रैक होने लगती हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उस टायरेंट को पहाड़ के टॉप पर फेंक देता है, जिससे वो सेफली माउंटेन के टॉप पर लैंड कर जाता है। उसके बाद वो खुद भी ऊपर क्लाइम करता है और दर्द के मारे कराहने लगता है, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। बेल कहता है कि वो कंफ्यूज है, क्योंकि मैजेस्टी ने खुद को हर्ट करके उसकी जान बचाई, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई सॉलिड रीजन था ही नहीं, और इसलिए उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों किया। एमसी एक गहरी सांस लेता है और रिस्पॉन्ड करता है कि एक फॉलोअर को अबैंडन करना और बाद में उस पर रिग्रेट करने से ये फिजिकल दर्द थोड़ा कम लगता है। ये वर्ड्स उस जनरल के दिल को इस कदर छू जाते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वहां जंगचोल सिर्फ यही इमेजिन कर रहा था कि काश उसने उस स्टूडेंट के लिए भी यही सेम चीज की होती, और इसलिए अपने दिल ही दिल में वो माफी मांगता है, क्योंकि उस वक्त उसने उस लड़के की मदद नहीं की थी। ठीक इसी वक्त एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था कि भले ही वो अभी तक डीमन किंग क्रीडोस की बॉडी में पूरी तरह अडैप्ट नहीं हो पाया है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत का यूज करने में सक्सेस हासिल की। इसके रिजल्ट में उसने 4 जनरल्स में से एक बाइल की सिंसियर ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट जीत ली है। वो सोचता है कि अच्छा, तो ये बड़ा जायंट जब ग्रेटफुल होता है तो ऐसा दिखता है। नोटिफिकेशन आगे बताती है कि इस अचीवमेंट की खुशी में एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है जो उसकी आर्मी को एक अबंडेंट हैप्पीनेस की फीलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। वो इस बारे में थोड़ा थॉटफुल हो जाता है, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि कितने पॉइंट्स को एक अच्छा अमाउंट माना जाएगा, और इसी के साथ हैप्पीनेस पॉइंट एक्यूमुलेशन सिस्टम ओपन हो जाता है। एमसी इस पर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि गेम की नॉलेज के हिसाब से उसे पता था कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको फ्री आइसक्रीम लेने का राइट देती है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में इस जगह पर फ्री आइसक्रीम मिलती है। सिस्टम कोल्डली रिस्पॉन्ड करता है कि ऑब्वियसली नहीं, और पूछता है कि आखिर किस तरह का गेम वर्ल्ड फ्री आइसक्रीम बेचेगा। ये ड्राई आंसर उसे थोड़ा डरा देता है। नोटिफिकेशन बताती है कि डिमोनिक आर्मी का हर एक सोल्जर जो फुल स्टमक के साथ हैप्पी फील करेगा, उसके बदले उसे एक हैप्पीनेस पॉइंट मिलेगा, और इन पॉइंट्स का यूज करके वो एट्रीब्यूट्स खरीद सकता है।
ये भी एक्सप्लेन किया गया कि करंटली वो लॉर्ड डीमन क्रीडोस की टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 20% ही यूज कर पा रहा है। तो उसकी एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह थी कि रेजिस्टेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर सब 20% पर थे, और अगला स्टेप इन सबको 10% से इंक्रीज करना होगा। सिस्टम उससे पूछता है कि वो उन पांचों एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करने का ट्राई करे और डीमन किंग की स्ट्रेंथ को 100% तक ले जाए। ये सुनकर वो काफी इंट्रीग्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो रेजिस्टेंस का 10% बाय करके स्टार्ट करेगा। लेकिन 10% रेजिस्टेंस बाय करने के लिए उसे 50 हैप्पीनेस पॉइंट्स चाहिए थे और फिलहाल उसके पास 0 पॉइंट्स हैं। उसे ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि वो इन हैप्पीनेस पॉइंट्स का यूज करके स्किल अपग्रेड्स भी खरीद सकता है, और जो स्किल उसके पास करंटली थी वो ब्लडी स्ट्राइक थी, जो अभी लेवल 1 पर है और इसे लेवल अप करने के लिए 250 पॉइंट्स चाहिए थे। वो सोचता है कि अपेरेंटली वो अभी कुछ नहीं कर सकता, पर अगर वो प्रॉपर्ली खेती करने में कामयाब हो गया तो वो बहुत सारी हैप्पीनेस इकट्ठा कर लेगा और रिजल्ट के तौर पर और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिससे उसके सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाएंगे। वो उस जनरल को ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि किसी के थ्रू अप्रिशिएट होना बहुत डिलिशियस फीलिंग है, और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर ईविल स्माइल आ जाती है। बाल के पर्सपेक्टिव से डीमन किंग का चेहरा साफ बता रहा था कि अगर उसने किंग की बात नहीं मानी तो वो उसे बीच से फाड़ देगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी किंग का एहसान थी, और वो इस बात से अवेयर था कि लॉर्ड डीमन क्रेडोस बहुत ईविल है, और उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि किंग ने उसे किसी काइंडनेस की वजह से बचाया है। एमसी खड़ा होता है और जनरल्स को आवाज लगाते हुए वार्निंग देता है कि उसने उस एगशेल में शिट डाल दिया है और अब वो उसे नीचे फेंकने वाला है, तो उन्हें इंश्योर करना होगा कि वो उसको एग्जैक्टली कैच करें। ये सुनकर वो सब आउटरीच में थे, पर उसने ये कहते हुए वो बैग फेंक दिया कि इस क्रैप को कैच करो। उन पर हर डायरेक्शन में उड़ती हुई टट्टी की बौछार होने लगती है, और एमसी इंक्रीजिंगली एक्साइटेड होते हुए उनसे कहता है कि अपना पूरा जोर लगा दो। वो बताता है कि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने का पहला स्टेप सीगल पूप, बर्न्ट एशेज और फार्म सॉइल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, और इसका अगला स्टेप इन सबको इकट्ठा करके बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बोलकर वो सर्गी को ऑर्डर देता है कि इस सारे क्रैप को मैश करके मिक्स करो। वो इस ऑर्डर को सुनकर इनक्रेडुलस रह जाती है और पूछती है कि क्या उसने सही सुना। तो वो दोबारा रीइंफोर्स करता है कि उसके पास कई सारे आर्म्स हैं, इसलिए उसको वही करना चाहिए जो वो ऑर्डर दे रहा है। वो जनरल अपनी फ्यूरी कंट्रोल नहीं कर पाती और चिल्लाती है कि वो आइस मोनार्क है और उसके हाथ शिट मिक्स करने के लिए नहीं बने हैं। एमसी कैजुअली पूछता है कि क्या उसे इस बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो उसे एक और इजी टास्क दे देगा, और फिर डायरेक्टली क्रॉस की तरफ इशारा करते हुए वार्निंग देता है कि अगर वो ये नहीं करना चाहती तो वो आराम से वहां ऊपर क्रॉस पर जाकर खड़ी हो सकती है। सर्गी बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस फर्टिलाइजर को मिक्स करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में डीमन किंग के टॉर्चर वाले अटैक सफर नहीं करना चाहती थी। जंगचियल चैन की सांस लेता है, क्योंकि एक पल के लिए वो डर गया था। उसको पता था कि ये पूरा ग्रुप हॉट हेडेड है, तो वो कभी भी अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकता। उसे सिर्फ एक बात का यकीन था कि अब वो यहाँ का डीमन किंग है और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनमें से हर एक का पूरा यूज करेगा। अब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का दूसरा स्टेप था पानी ऐड करना, और इसके लिए वो हार्टॉक को ऑर्डर देता है कि इस एरिया को मिस्ट से फिल कर दो। हार्टॉक पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से इस घटिया बैड स्मेल को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो जाएगा, और उसे समझ नहीं आता कि किंग ऐसा क्यों करेंगे। इस बार एमसी कुछ नहीं बोलता और बस चुपचाप उस असुरा की तरफ पॉइंट करता है जो क्रॉस पर बंधा हुआ था। फौरन ही वो बंदा मैसेज समझ जाता है और उस पूरे रीजन को मिस्ट से फिल करने के लिए हवा में उड़ जाता है। फिर एमसी बैल के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये काफी मॉइस्ट हो गया है। बेल रिप्लाई करता है कि जैसा मैजेस्टी ने इंस्ट्रक्ट किया था, पानी ऐड करने के बाद ये सच में काफी सॉफ्ट हो गया है। जंगचियल इमेजिन करता है कि तीसरा स्टेप अब इस फर्टिलाइजर को एक ड्राई जगह पर रखना और उसे सिर्फ सीगल फेदर्स से बनी शीट से कवर करना है, लेकिन वो इस बात से अवेयर था कि इन सारी चीजों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर वो सच में इतना फर्टिलाइजर बनाना चाहता है जो लैंड के एक वास्ट पार्ट को कवर कर सके, तो उसके पास सारे डीमंस को मोबिलाइज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, यहां तक कि लोअर डीमंस को भी। लेकिन वो कन्फेस करता है कि ये एक ऐसी चीज है जो उसे परेशान करती है, हालांकि इसे किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा, भले ही उसे डीमन किंग के रूप में अपनी अथॉरिटी का यूज क्यों न करना पड़े। इसी बीच किसी दूसरी जगह डीमन रियल्म की एक कैबिन में एक आदमी अपनी बच्ची के साथ था, और वो बच्ची अपने पापा को बुला रही थी। आदमी पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। फ्लूट अपनी आंखों में आंसू लिए उससे भीख मांगती है कि प्लीज वो उसे खा जाए। उसका बाप दोबारा उसे ऐसी बातें बोलने से मना करता है, पर वो बच्ची बस इतना कहती है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो मेमोरी ताजा हो जाती है जब एक जायंट मॉन्स्टर बहुत भूखा होने की वजह से उसकी बेटी को खाने वाला था, और वो बच्ची सिर्फ डेस्परेटली चीख सकती थी जब वो इनॉर्मस बड़ा सा मुंह उसे खाने के लिए उसके पास आ रहा था। ठीक उसी वक्त उसकी माँ अपने आर्म्स ओपन करके उसके सामने आ गई थी। फ्लूट बस आंखों में आंसू लिए देखती रही जब उसकी माँ उसके सामने स्माइल कर रही थी, पर अगले ही पल उस मॉन्स्टर ने उसे एक ही बाइट में पूरी तरह डिवार कर लिया था। ये सब सोचने के बाद वो कमेंट करता है कि अगर उसकी बेटी ही वहां नहीं होगी तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी, और पूछता है कि फिर आगे जिंदा रहने का पॉइंट ही क्या है। ठीक उसी वक्त उसे कैबिन के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, और ये और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग और उसके जनरल्स थे। एमसी पूछता है कि क्या उसके अंदर अभी भी चीखने की ताकत बची है, और उन्हें ऑर्डर देता है कि इसको यहां से ले जाओ। वो फ्रैंटिकली चीखता है और उनसे रुकने को कहता है, क्योंकि उसकी बेटी वहां अकेली है, और अगर वो लोग उसे इस हालत में छोड़ देंगे तो हाई रैंक डीमंस उसे जिंदा खा जाएंगे। कुछ ज्यादा ना कर पाने की वजह से ड्रॉ को बैल उठाकर ले जाता है। जबकि वो बच्ची रोते हुए अपने पापा को आवाज लगाती है, ज़ेफिरोस बताता है कि उनके पास ऑलरेडी 20 डीमंस हैं, पर उन्हें और डीमंस की जरूरत पड़ेगी। इसी वक्त जंगचियल पीछे मुड़ता है और उस रोती हुई बच्ची को देखता है, और उसे याद आता है कि गेम में जब वो इस डिफेंसलेस बच्ची के सामने आया था तो वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, और उसने फ्रैंटिकली कंट्रोलर प्रेस करके अपने कैरेक्टर से बिना किसी हेजिटेशन के उस बच्ची पर फाइनल ब्लो डिलीवर करवा दिया था। वो एक बार फिर उसी बच्ची को अपने सामने देख रहा था, पर अब अपनी नई रियलिटी में, और अपना चलना रिज्यूमे करने के बाद वो सारे गार्ड्स के पास से गुजरता है
और उन्हें ऑर्डर देता है कि अपने ही लोगों को खाने की इन डेस्पिकेबल घिनौनी हरकतों को तुरंत बंद करो। इसके साथ ही वो जेफिरोस को ऑर्डर देता है कि जो डीमंस मिस हो गए हैं उन्हें भी इकट्ठा करो, क्योंकि वो चाहता है कि उसी वक्त हर कोई फर्टिलाइजर बनाने के काम में लग जाए। वो इस बात से पूरी तरह अवेयर था कि वो डीमन किंग है और इस लेवल की टिरनी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है अगर वो अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव करना चाहता है। और एक लीडर का रोल ही सैक्रिफाइसेस करना होता है। वक्त गुजरता है और वो लोअर डीमंस फर्टिलाइजर पीटने के काम में फुल स्टीम के साथ लगे रहते हैं। ड्रॉक थोड़ा रुकता है और पूछता है कि आखिर इन सब दिनों में वो अपना स्ट्रेंथ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये खेती करने का आइडिया उसे बिल्कुल रिडिकुलस लग रहा था। उसका दोस्त उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि अगर डीमन किंग ने ये सुन लिया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। वो कंप्लेन करता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग वैसे भी अपनी जान गंवा देंगे और अगर जमीन फर्टाइल हो भी गई तो उनके पास प्लांट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी एमसी वहां अपीयर होता है और पूछता है कि क्या उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि वो लोग आखिर क्या प्लांट करने वाले हैं। डीमन किंग को देखकर वो डर में आ जाता है और कहता है कि उसके कहने का वो मतलब नहीं था, पर जंगचियोल बस उसे अपने पीछे आने को कहता है। उसे याद आता है कि पिछले दिनों उसने गुजरते हुए जो पर्पल फ्लावर देखा था वो डेफिनेटली एक ऐसी चीज थी जिसे प्लांट किया जा सकता है। वो उस जगह पर जाते हैं और वो लोअर डीमन पूछता है कि क्या वो सच में ठीक जगह आए हैं। एमसी हाँ में जवाब देता है और बताता है कि वो उस फ्लावर के सीड को प्लांट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, बाइल ने अपने स्क्वाड्स के वर्कर्स के साथ मिलकर उस फ्लावर को ऑलरेडी कई सारी जगहों से कलेक्ट कर लिया था। ड्रॉक पोलाइटली डरते हुए पूछता है, इन केस ये थोड़ा रूड लगे, कि ये फ्लावर खाने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब इसे खाया जाता है तो इसके अंदर एक टाइप का पॉइजन होता है जो इमेंस एब्डोमिनल पेन कॉज करता है, जिससे किंग जैसा पावरफुल इंसान भी मारा जा सकता है। जंगचियोल उस प्लांट को जमीन से उखाड़ लेता है और कहता है कि इस पूरी जमीन पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे चबाया जा सके, इसलिए उन्हें यह टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इस प्लांट को खाना पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि उनका टेस्टिंग प्रोसेस जरूर खत्म हो चुका होगा। डीमन माफी मांगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उस टेस्ट से इसका क्या मतलब था। एमसी कोल्डली रिप्लाई करता है कि इसका एग्जैक्ट मतलब वही है, क्योंकि ठीक इस वक्त उसकी छोटी बेटी डेफिनेटली उस प्लांट को टेस्ट कर रही होगी। ये सुनते ही ड्रॉक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उस बच्ची के लिए एक डायरेक्ट डेथ सेंटेंस थी और वो डेस्परेटली बाहर भागता है। रोते हुए पूछता है कि उन्होंने उसकी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, और दिल ही दिल में भीख मांगता है कि काश उसने वो ना खाया हो। वो अपने घर के अंदर एंटर करता है जोर से चिल्लाते हुए कि फ्लूट उस फ्लावर को मत खाना। हालांकि वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि वो छोटी बच्ची बहुत खुशी से उस सीड को खा रही थी और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा और उसका पेट भी फुल हो गया है। उसका बाप अभी भी डेस्परेट होने की वजह से कांप रहा था और पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। वो रिप्लाई करती है कि हाँ, और इसके अलावा लॉर्ड ज़ेफिरोस और लॉर्ड बेल ने उसे एक दिन पहले भी खाना खिलाया था और उसे कुछ भी बुरा फील नहीं हो रहा है। इस वक्त एमसी वहां अपीयर होता है और पूछता है कि क्या अब उसे यकीन आया, क्योंकि एक सर्टेन लैंड के ह्यूमंस ने भी ऐसे पॉइजनस प्लांट्स को खाने के काबिल बनाया था और उन्हें ठीक से कल्टीवेट करना सीख लिया था, जिसने उनकी भूख की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की। फिर अपनी सिनिस्टर स्माइल के साथ वो कहता है कि इस फूड को पोटैटोज यानी आलू कहते हैं। फ्लूट पूरी तरह खुश होकर डीमन लॉर्ड से कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो एक लो रैंकिंग डीमन पर इतनी काइंडनेस दिखा रहे हैं और इसलिए वो दिल से उन्हें थैंक यू कहती है। इसकी वजह से सिस्टम नोटिफाई करता है कि डिमोनिक आर्मी का एक हिस्सा खाना खाने के बाद हैप्पी फील कर रहा है और इस तरह उसे पहली बार हैप्पीनेस पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास एक हैप्पीनेस पॉइंट था। वो सिस्टम स्क्रीन को हैरानी से देखता है और नोटिस करता है कि वो छोटी बच्ची कितनी खुश है। ये उसे गेम के उस सीन की याद दिलाता है जहां वो डीमन गर्ल प्यासी और भूख से तड़प रही थी और अब उसकी नई रियलिटी में उसी सेम बच्ची की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो स्माइल करता है, ये इमेजिन करते हुए कि वो एक डीमन किंग है और उसे हर वक्त सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, और एक हॉरेंडस फेस बनाते हुए वार्निंग देता है कि उस जैसी कीड़े को बस तब तक खाना है जब तक उसका पेट ना भर जाए और उसे हेल्दी बड़े होना है। रूम में मौजूद हर कोई इस फ्रेज से डर जाता है, ये सोचते हुए कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उसे मोटा करना चाहता है ताकि बाद में उसे खा सके, और वो डेफिनेटली एक ईवल डीमन किंग है। कैसल डीमन किंग की वास्ट टेरिटरी चेवन ऑफ एंटर की सबसे डीप जगह पर लोकेटेड था। ये टेरिटरी 5 एरियाज में डिवाइडेड है और ये उनमें से सबसे डीपेस्ट है। इस रीजन में रात को फ्रीजिंग ठंड होती है और दिन में स्कॉचिंग हीट। ये क्लाइमेट एंडेज माउंटेन्स के सिमिलर है। पास्ट में एंडेज के लोगों के पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं था, तो उन्होंने वाइल्ड पॉइजनस पोटैटोज खाना शुरू कर दिया था। हालांकि ह्यूमंस अलग होते हैं, क्योंकि जो चीजें खाने के लिए नहीं भी बनी होती वो उन्हें भी एडिबल बना देते हैं। इसी बीच ड्रॉक अपने हिस्से का काम करता है और डीमन किंग से चिल्लाकर कहता है कि उसने उन सबको ऑलरेडी स्प्रेड कर दिया है। जंगचियोल बेल को ऑर्डर देता है कि उन सबको क्रश कर दो। वो बिना टाइम वेस्ट किए जंप करता है और जमीन पर ठीक निशाने से हिट करके उन्हें अपने ह्यूज फुट से क्रश कर देता है। एमसी बस देखता है और रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने इन आलुओं को 5 रातों तक फ्रीज किया था, तो वो बेल की मीटियोरिक क्रशिंग का यूज कर रहे हैं उन्हें दिन में पिघलाने के बाद, क्योंकि इस प्रोसेस से पॉइजन लीक होकर इवेपोरेट हो जाएगा। तो बेसिकली प्रोसेस ये है कि फ्रीज करना, पिघलाना, क्रश करना और इवेपोरेट करना। इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद स्टोरेज में उन्हें रखा जाता है ताकि उन्हें लाइटली कुक किया जा सके। ऐसा करने से आलू वाइल्ड डिहाइड्रेटेड वंस बन जाएंगे जिन्हें कंज्यूम किया जा सकता है और उन्हें चूनोस कहते हैं। फिर वो घूमता है और एग्रीकल्चर स्क्वाड जो फर्टिलाइजर बना रहा था उन्हें इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है, ये चिल्लाते हुए कि फाइनली स्नैक टाइम हो गया है, और उम्मीद करता है कि वो लोग इसको खाना एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ सारे वर्कर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो एक्सप्लेन करता है कि उनके पास ज्यादा खाना नहीं है, तो हर पर्सन सिर्फ 2 आलू ले सकता है। ज़ेफिरोस क्यूरियोसिटी से कमेंट करता है कि उनके पास प्लेंटी ऑफ वाइल्ड पोटैटोज हैं, तो वो ये जानना चाहता है कि क्या वो लोग और ज्यादा नहीं बना सकते। वो रिप्लाई करता है कि उसे डाउट है कि उनके पास इतने सारे आलू हैं, क्योंकि पूरी डेमोनिक आर्मी को फीड करने के लिए ये आसपास भी इनफ नहीं है। फिर अपनी ईवल स्माइल के साथ वो कहता है कि ऑब्वियसली उन्हें बाकी बचे हुए पोटैटोज प्लांट करने होंगे ताकि वो 1000 गुना ज्यादा हार्वेस्ट कर सकें। लोअर डीमंस उन्हें अपने हाथों में पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सच में इन्हें खा सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉइजनस रूट है और यहां तक कि उनके कुछ रिलेटिव्स इससे कंज्यूम करने के बाद मर चुके हैं।
ड्रॉक एक बार फिर कहता है कि डीमन किंग ने इन्हें एडिबल बना दिया है और यहां तक कि फ्लूट ने भी इसे खाया था और वो बिल्कुल ठीक थी। एक डीमन उसे फूल कहता है और उसको डीमन किंग की तरफ देखने को कहता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन किसी ऐसे इंसान का नहीं है जो अपनी मर्जी से खुशी खुशी कुछ दे रहा हो। और ये इतना फ्राइटनिंग है कि वो एक कंक्लूजन पर आता है कि किंग बस चाहते हैं कि ये लोग इसे खा लें ताकि बाद में वो इनको पॉइजन की वजह से जमीन पर मरा हुआ देख सकें। ड्रॉक इन सब डाउट से फेडअप होकर एक आलू सीधा अपने मुंह में फेंक लेता है और वर्कर्स उसको खाते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि क्या बाय एनी चांस वो वाकई पागल हो गया है। लेकिन डीमन उस आलू को निगल लेता है और खुशी के मारे रोते हुए चिल्लाता है कि वो डीमन किंग की लॉन्ग लाइफ की विश करता है। ये देखकर पहले इंसान को खाते हुए देखने के बाद एग्रीकल्चर स्क्वाड पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भर जाता है और वो तुरंत उन आलूओं को खा जाते हैं। फिर वो किंग की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या एक टायरेंट सच में उन्हें खाने के लायक कुछ देगा। हर कोई एक्साइटेडली चिल्लाता है और अपने हाथ ऊपर उठाकर येस क्रीडोस रिसाइट करता है, जो डीमन लॉर्ड के लिए एक सैल्यूटेशन है। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि उसे ये कभी पसंद नहीं आया और बाद में वो डेफिनेटली इसे चेंज करेगा। इसी बीच उसका सर्वेंट उसे देखता है और रियलाइज करता है कि डीमन किंग का एक्सप्रेशन किसी ऐसे इंसान का है जिसे कोई डाउट नहीं है कि वो इस इनफर्टाइल लैंड से फूड जनरेट कर लेगा, और उसे बिलीव होने लगता है कि किंग सच में हंगर से होने वाली ट्रेजेडी को एंड कर सकता है। फौरन ही सिस्टम अपीयर होता है जो बताता है कि डिमोनिक आर्मी का एक हिस्सा खाना खाकर हैप्पी है और इसलिए उसे 50 और हैप्पीनेस पॉइंट्स मिल गए। अब उसके करंट पॉइंट्स 51 थे। एमसी इसको देखकर सरप्राइज हो जाता है और स्माइल करता है क्योंकि ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स थे और वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो पाएगा। फिर वो अपना दिमाग दौड़ाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट बेटर रहेगा, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था और शायद फिलहाल इन पॉइंट्स को सेव करना और एक्यूमुलेट करते रहना ज्यादा बेहतर है। फिर वो इमेजिन करता है कि उन्हें फर्टिलाइजर स्क्वाड को पोटैटो हार्वेस्ट स्क्वाड से सेपरेट करना पड़ेगा। उसने बस इतना सोचा ही था कि ज़ेफायरोस एग्रीकल्चर स्क्वाड की अटेंशन कॉल करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि काम के बाद गांव में सबको बताएं कि इनफर्टाइल लैंड ने भी फूड जनरेट कर लिया है, और साथ ही ये प्रॉमिस भी करता है कि जो भी डीमन वाइल्ड पोटैटोज हार्वेस्ट करेगा उसे फूड कूपन्स मिलेंगे जिन्हें चूनोस के बदले एक्सचेंज किया जा सकेगा। इस बार एमसी उसे ऑब्जर्व करता है और कन्फेस करता है कि ये बंदा दिखने में जितना स्मार्ट है उतना ही दिमाग से भी तेज है, और भले ही वो अनोइंग है पर वो अभी भी यूजफुल है। इस ऑर्डर के साथ ही सारे डीमंस ने उसके लिए आलू पिक करना शुरू कर दिया, जबकि जनरल्स भी अपना काम कर रहे थे। जहां तक अशूरा की बात है, उसके लिए चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि डीमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था कि उसे ग्राउंड में एक सर्टेन पॉइंट पर ले जाकर लटका दिया जाए। उसके लटकने के बाद ही किंग ने अपनी स्किल्स यूज करनी शुरू की, जिससे जनरल की बॉडी आग की लपटों में जलने लगी क्योंकि उसे नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और यही इकलौता रास्ता था। कुछ देर बाद एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पास ऑलरेडी इनफ फर्टिलाइजर्स हो चुके हैं और अब नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि उन्हें इस फर्टिलाइजर को सारी सॉइल पर इवनली स्प्रेड करना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अर्थ बहुत बड़ी है और एग्रीकल्चर स्क्वाड के लिए इतना सब अकेले हैंडल करना इंपॉसिबल है। इसी बीच क्रॉस पर लटका हुआ जनरल बस ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक ही बार में फिनिश कर दिया जाए, पर जंग चोल उससे बात नहीं करना चाहता और उसको दोबारा हिट करता है क्योंकि एक डिमोनिक जनरल भूखा होने पर भी ठीक से काम कर सकता है क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम तक वर्क करने की कैपेसिटी होती है। हालांकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसके पास वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। इस वजह से वो किंगडम वापस लौटता है और अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या उसने सच में स्टार मास्टर्स से और ट्रूप्स की रिक्वेस्ट की थी। वो हाँ में जवाब देता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने अटैक्स रोकने का ऑर्डर दिया था ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड की जा सके, और भले ही उसने चारों स्टार एरियाज के मास्टर्स को मैसेंजर्स भेजे थे, उन्हें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। एमसी सोचता है कि क्या मैसेंजर्स रास्ते में भूख से मर गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनके पास यहाँ जितने करंट ट्रूप्स हैं उनके साथ फर्टिलाइजर स्प्रेड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी बीच फर्स्ट स्टार एरिया में, जिसे प्रेसिपिस ऑफ द डेड कहते हैं, वहां डीमन किंग की टेरिटरी में एक सर्वेंट अपने चीफ को रिपोर्ट करता है कि सेंचुरीज की रिपोर्ट के बेस्ड पर डीमन किंग क्रीडोस ने सच में कल्टिवेशन शुरू कर दी है और अपेरेंटली उसने कुछ एडिबल चीजें बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। वो पावरफुल डीमन एक गहरी सांस लेता है और स्टेट करता है कि एमसी उससे डरता है क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा डीमंस अपनी लाइफ लूज करते हैं वो खुद और ज्यादा पावरफुल होता जाता है, और वॉर रोकने की वजह से वो हंगर से होने वाली डेथ्स का नंबर कम कर रहा है ताकि वो उसको वीक रख सके। ये सवाल था फर्स्ट स्टार मास्टर और फादर ऑफ द डेड। वो पूछता है कि क्या उसके सर्वेंट ने उन मैसेंजर्स को ऑलरेडी निपटा दिया है जो दूसरे स्टार एरियाज में भेजे गए थे। एलीट डीमन रिप्लाई करता है कि हाँ, और इसीलिए दूसरे मास्टर्स को वॉर एंड होने और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लॉर्ड इस बात से बहुत सैटिस्फाइड था क्योंकि स्टार्वेशन की वजह से जितने ज्यादा डीमंस मरेंगे उसके लिए उतना ही बेटर होगा, और वो स्टेट करता है कि आखिर में वो क्रेडोस को फिनिश कर देगा और नया डीमन किंग बन जाएगा। फिर वो फिकमीर को अटेंशन के लिए बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि क्रेडोस के हार्वेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। उसका सर्वेंट रिप्लाई करता है कि वो इसे तुरंत कर देगा। इसके बाद अशूरा क्रॉस पर कन्फाइंड रहता है और फिकमीर ये देखकर कमेंट करता है कि सच में क्रेडोस ट्रूली इविल है क्योंकि उसने अपने एक जनरल को लिविंग कॉर्प्स में बदल दिया ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके। हालांकि वो अशूरा से कहता है कि टेंशन मत लो क्योंकि लॉर्ड सेरू को ये फेरोसिटी बहुत पसंद है, और इसलिए वो कहता है कि वो उसको एज अ सर्वेंट एक्सेप्ट कर लेगा ताकि वो क्रेडोस को फाइनली फिनिश कर सके। फिर वो अपनी स्पेक्टर्स की एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उन्हें चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि उस पूरे लैंड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो ताकि इसे दोबारा कभी यूज ना किया जा सके। वो छोटे छोटे भूत फुल स्पीड में मोबिलाइज होते हैं और उनमें से एक कहता है कि वहां पर एनिमल मैन्योर रखी हुई है जैसा कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया था। फिकमीर 2 बार नहीं सोचता और उन्हें ऑर्डर देता है कि उस शिट को पूरी सॉइल पर स्प्रेड कर दो क्योंकि यही उसका ईविल प्लान होने वाला है। स्पेक्टर्स ओबे करते हैं और उस डंग को पूरी सॉइल पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका मास्टर ये क्लियर करता है कि इसको इस तरह फेंकना है कि इसे दोबारा कभी रीयूज ना किया जा सके। तो उन्हें इसे इवनली स्प्रेड करना था, यहां तक कि इसे सॉइल के साथ ऐसे मिक्स करना था कि मैन्योर का एक टुकड़ा भी नजर ना आए। ठीक इसी वक्त अशूरा देखता है कि वो आखिर क्या कर रहा है और उसे डीमन किंग की एक कॉन्वर्सेशन याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उन्हें फर्टिलाइजर को ठीक से पीसकर सॉइल में मिक्स करना होगा।
पर ऐसा करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और एग्रीकल्चर स्क्वाड के लिए उस सारी शिट को सॉइल के थ्रू स्प्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और अब वो अपने सामने सुअल के कुत्ते और उसके स्पेक्टर्स को एग्जैक्टली वही सेम काम करते हुए देख रहा था, वो भी ये सोचते हुए कि वो किंग को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसलिए वो हैरानी से पूछता है कि तू आखिर वहां ये क्या बकचोदी करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बात यहीं खत्म नहीं होती। एक स्पेक्टर रेस्ट करने के लिए रुकता है और कहता है कि ये काम कभी खत्म ही नहीं होता। दूसरे कंप्लेन करना शुरू करते हैं क्योंकि सबको इक्वली वर्क करना था, क्योंकि अगर लैंड का एक टुकड़ा भी डैमेज होने से बच गया तो डीमन लॉर्ड उसे कल्टीवेशन एरिया में बदल देगा। एक स्पेक्टर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नंबर 2718 उस दिन बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, जबकि वो हमेशा लेजी रहता है। तो वो जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ। वो पीछे मुड़ता है और रिप्लाई करता है कि सच में उसे खुद नहीं पता, पर वो कन्फेस करता है कि जब वो उनके किए हुए इस सारे काम को देखता है तो उसे बहुत प्राउड फील होता है, जैसे कि उसने कुछ प्रोडक्टिव किया हो। दूसरा स्पेक्टर को कुछ ठीक से समझ नहीं आता और वो हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत स्टूपिड बात है। इसी बीच बाकी सब फुल स्टीम में काम करते रहते हैं, भले ही वो इडियट्स थे, और कमेंट करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वो सोच रहे थे कि वो इस काम में सच में बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें रियलाइज होता है कि सूरज निकल रहा है और उन्होंने इस बात पर पहले नोटिस ही नहीं किया था। इस वजह से उनकी बॉडीज डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है क्योंकि काम के चक्कर में उन्होंने टाइम का ट्रैक लूज कर दिया था और अब उनकी जान जाएगी। हालांकि उन्हें इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि अपनी लाइफ लूज करना इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट एंड में वो प्रोडक्टिव थे। इन शब्दों के बाद वो सब उस स्कॉचिंग सन में डिसअपियर हो जाते हैं और फिकमीर अपने स्पेक्टर्स को खोने के दुख में रोने लगता है और कहता है कि एटलीस्ट उन्हें शांति मिल जाए। ये सब हो जाने के बाद वो बस ये देखना चाहता है कि क्रेडोस अब इस पर कैसा रिएक्ट करेगा। इसी बीच एक वेयरहाउस में ज़ेफायरोस रिपोर्ट करता है कि फील्ड की हार्वेस्ट में एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लगा, पर एटलीस्ट उन्होंने फिनिश कर लिया। एमसी रिप्लाई करता है कि ये अच्छी बात है और वो सारे आलू डोमेंट स्टेट में है क्योंकि इस तरह उन्होंने सीड्स प्रोड्यूस नहीं किए, तो अगर उन्हें प्लांट किया गया तो वो यूजफुल नहीं होंगे। वो कहता है कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक आलू जमीन में आराम से सो रहा हो और अचानक से किसी ने उसके बाल पकड़कर खींच लिए हों। वो एक तरह के शॉक अटैक में चले जाएंगे और फिर उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक पॉज हो जाएगी। वो रिफ्लेक्ट करता है कि डोमेंट स्टेट जल्दी खत्म हो जाएगा अगर इन्हें 2 या 3 वीक्स तक 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए और फिर अचानक किसी वार्म और डार्क जगह पर मूव किया जाए। एक ऑल्टरनेटिव ये भी था कि सर्जी से उन आलुओं को अपनी कोल्ड एनर्जी से इम्ब्यू करने को कहा जाए, लेकिन वो औरत पूरी तरह फ्यूरियस है, बिल्कुल हॉट टॉक की तरह, जो सेम सिचुएशन में है। उसे लगता है कि वो उन दोनों के एक साथ अटैक को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उसे सोच समझकर कुछ भी मांगना होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि अच्छी बात यह है कि स्टोरेज टेम्परेचर को लगभग 23 डिग्री तक इंक्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने बस सोल्जर फार्मर्स को कुछ स्क्वाट्स करने का ऑर्डर दिया था। हालांकि ये डीमंस बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये एक कंप्लीट फेलियर था। वो इस बारे में थोड़ा थॉटफुल हो जाता है और ज़ेफायरोस को फार्म्स देखने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो फिलहाल वही करना चाहता है जो वो कर सकता है, क्योंकि उसे एटलीस्ट सॉइल को नाइट्रोजन से इम्ब्यू तो करना ही है। असूरा वाली जगह पर पहुंचने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि किसी वजह से पूरी जमीन ठीक से ओवरटर्न थी। वो ये भी नोटिस करता है कि पूरे एरिया में फर्टिलाइजर की स्टेंच फैली हुई है और इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांटिंग के लिए रेडी है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे। इसी बीच फिकमीर छुपकर जोर जोर से हंस रहा था, ये सोचते हुए कि उसने किंग क्रेडोस की प्लांटेशन को प्रॉपर्ली फ्रस्ट्रेट कर दिया है और उसकी टैक्टिक एक एब्सोल्यूट सक्सेस थी। हालांकि बेल उसके पीछे अपीयर होता है और उसे उठाकर एमसी के पास ले जाता है, ये कहते हुए कि उसे उस जगह छुपकर बैठा एक चूहा मिला है। जंगचोल तुरंत पहचान जाता है कि ये फिकमीर है, प्रेसिपिस ऑफ द डेड के चीफ्स में से एक, और उसे लगता है कि वो डीमन वहां रीइंफोर्समेंट्स के बारे में सुनकर खुद आया होगा, और ज्यादा जानने के लिए वो उससे पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। फिकमीर कुछ कहने की कोशिश करता है, पर एमसी सीधा उसके मुंह पर एक पंच जड़ देता है, जिससे उसके लगभग सारे दांत टूट जाते हैं। ज़ेफायरोस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसने इस बंदे के जवाब देने से पहले ही उसे क्यों पीट दिया। एमसी एक्सप्लेन करता है कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, तो किसी को इस तरह पीट देने से ऑलमोस्ट हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो पूरी तरह से पिटे हुए चेहरे के साथ कहता है कि उसने लॉर्ड डीमन से इससे कम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और गारंटी देता है कि वो अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलेगा। जैसे ही वो ये बोलता है, उसे पुलिस की तरह किसी क्रिमिनल की तरह पीटा जाने लगता है, जब तक कि एमसी रुक नहीं जाता, ये कहते हुए कि ये बकचोदी सच में बहुत थका देने वाली है। इस वजह से सिस्टम स्क्रीन आगे आती है और पॉइंट्स का यूज करके एट्रीब्यूट्स इंक्रीज करने के लिए पूछती है, और एक बार फिर सिस्टम विंडो शो करती है जो इन्फॉर्म करती है कि किन एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त उसके पास 51 पॉइंट्स थे, वो 50 पॉइंट्स यूज करके अपनी रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का डिसाइड करता है, और ये 20% से बढ़कर 30% हो जाती है। अब वो वापस उस कुत्ते को पीटने लगता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और वो अब लंबे वक्त तक मार सकता है। वो पूरी दोपहर यही करता रहता है जब तक कि वो कुत्ता बोलना शुरू नहीं कर देता, और रिवील करता है कि उसे फार्म्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला था ताकि सब लोग भूखे मर जाएं। ये जानकर एमसी वापस कैसल लौटता है और रियलाइज करता है कि इन सब चीजों के पीछे एक्चुअल में सुअल का हाथ था, और वो मानता है कि वो इस बात को जल्दी समझ गया, क्योंकि वो डीमन तब और स्ट्रांग हो जाता है जब ज्यादा डीमंस भूखे होते हैं। फोर आइज कमेंट करता है कि ये एक रेवोल्यूशन का एक्ट है, और अगर वो उस सुअल को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास एक नया चांस होगा, क्योंकि जो डीमंस एक्सपीडिशन रोकने के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे वो इसे एक वार्निंग के रूप में लेंगे। एमसी अपने ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ना भी हो तब भी दूसरे लोग उसकी क्रॉप्स को बर्बाद करते रहेंगे और वो उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, तो उसे किसी न किसी तरह इससे डील करना होगा। ज़ेफायरोस एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि असली प्रॉब्लम उस बॉस को हराना है, पर जंगचोल उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है कि वो पहले से ही जानता है कि उस बंदे के पास अपनी बॉडी को गोस्ट की तरह ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी है। यहां तक कि उसे ये भी पता है कि गेम में सुअल उस प्रेसिपिस ऑफ द डेड पर हर जगह होता था, जो ऑलरेडी एक बहुत डिफिकल्ट मैप है, तो पूरा मैप उसके खिलाफ एक हाइड एंड सीक खेलने जैसा था। और क्योंकि उसे पता है कि इन पेस्ट से छुटकारा पाना बहुत हार्ड है, क्योंकि ये छिपने में बहुत माहिर है, उसे लगता है कि उसे उन पेस्ट को उनके नेस्ट से बाहर निकालने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। कहीं और फ्लूट ऊपर असुरा की डायरेक्शन में देख रही थी, और वो इरिटेट होकर पूछता है कि वो क्या देख रही है।
वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है और उसके सैक्रिफाइस के लिए उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने देखा कि असुरा की वजह से ही अब उनके पास खाने के लिए फूड है। हालांकि ये सुनकर वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाते हुए जानना चाहता है कि उसकी इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई, और वो बच्ची और उसकी फैमिली को स्टूपिड बोलकर थ्रेटन करता है। वो बच्ची डर कर वहां से भाग जाती है। वो अभी भी फ्यूरियस रहता है और बस वहां से निकलने के राइट मोमेंट का वेट कर रहा था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो किसी न किसी तरह डीमन किंग को जान से मारने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। जैसे ही वो ये कहता है, किसी चीज पर उसकी नजर जाती है जो उसे साइड में देखने पर मजबूर करती है, क्योंकि होराइजन पर एक बैनर लगा था जहां लोग खुशी से गा रहे थे। उस बैनर पर लिखा था, ऑफिस के दूसरे लाइटनिंग रॉड को कंग्रेचुलेशंस। हर कोई हेल्प मिलने की खुशी में झूम रहा था, पर असुरा को समझ नहीं आता कि आखिर वो बवासीर स्केरक्रो क्या है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि शायद अब वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि किसी और ने उसकी जगह ले ली है और अब उसे दिन रात एक रोस्टेड चिकन की तरह लटकना नहीं पड़ेगा। हालांकि कहानी ने अलग ही मोड़ लिया और एमसी ने एक को दूसरे के पास रखा और अपनी फायर एबिलिटी यूज की। दोनों जलने लगते हैं और तभी जनरल को रियलाइज होता है कि इसका मतलब अब लाइटनिंग रॉड्स के लिए 2 लोग यूज होंगे, और इस तरह ये सिचुएशन पूरी दोपहर चलती रही। तो सुअल अपने क्रिस्टल बॉल के थ्रू ये सब देख रहा था और इसकी वजह से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने कॉम्पिटिटर को बुलाने लगा। जंगचोल एक पल के लिए भी अटैक करना नहीं छोड़ता और फिकमीर को हर वक्त जलने के पेन से एगोनाइज करता रहता है। उसका बॉस ये देखकर रोता है और कहता है कि ये सच में बहुत पेन करता होगा। हर पल एमसी अटैक करता है और उस गॉड का वो छोटा सा कुत्ता पेन में चीखता है और सिर्फ रुकने की भीख मांग सकता है, क्योंकि ये सच में टू मच पेनफुल होगा। ठीक उसी वक्त एमसी साइड में देखता है और नोटिस करता है कि एक क्रीचर क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए है, जैसे कि वो किसी गेम के बैक स्टेज में हो, और कंक्लूड करता है कि सुअल सब कुछ देख रहा है। ये उसे इरिटेट कर देता है और वो इमेजिन करता है कि अब वो उस बास्टर्ड को उसकी क्रॉप्स के साथ मेस करने की कोशिश पर रिग्रेट करवाएगा। इसके बाद सूरज की वजह से गर्मी उतनी ही स्कॉचिंग रहती है, पर फ्लूट 1 मिनट के लिए भी सॉइल का काम करना नहीं छोड़ती। उसके पास ही असुरा है, जो उस छोटी बच्ची को एक छोटी सी शवल के साथ देखकर उसे बुलाता है और पूछता है कि वो आखिर वहां क्या बकचोदी कर रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि डीमन किंग के साथ 4 ग्रेट जनरल्स और बाकी सब अडल्ट्स क्रॉप्स का ख्याल रखने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसलिए वो भी किसी तरह से उनकी मदद करना चाहती थी। वो हंसने लगता है क्योंकि अपेरेंटली वो छोटी बच्ची सिर्फ एक लो लेवल डीमन है, और कहता है कि उसके पास वाले उस इडियट ने ऑलरेडी सब कुछ अकेले ही प्लो कर लिया है, तो वो जाकर कुछ और यूजफुल काम कर सकती है। फ्लूट ये सुनकर बहुत हैप्पी होती है और फिकामीर को थैंक यू कहती है, क्योंकि फील्ड्स प्लो करने के साथ साथ वो एक लाइटनिंग रॉड की तरह भी काम आया था। फिकामीर इस बात को हजम नहीं कर पाता, पर सोचता है कि बच्ची बहुत अडोरेबल है क्योंकि उसने उसको यूजफुल कहा था। जनरल सोचता है कि ये बंदा बहुत फनी है क्योंकि उसने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही प्लो किया था और ऑलरेडी खुद पर इतना फुल ऑफ हिमसेल्फ हो रहा है, और वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि इस दुनिया में फार्मिंग से कुछ हासिल होगा, ये मानते हुए कि ये डैम आलू ठीक से स्प्राउट भी नहीं होते। और जैसा उसने सुना है, अगर पोटैटो स्टॉक को हीट किया जाए तो स्प्राउट्स जल्दी बाहर आते हैं, पर वो ये कहते हुए फिनिश करता है कि सब लोग एंड में वैसे भी मरेंगे ही। उसने बस अपनी बात खत्म की ही थी कि वो छोटी बच्ची उस टिप के लिए उसे थैंक यू बोलकर उस ऑरेंज लैंड में भागते हुए डिसअपीयर हो जाती है। असुरा एक गहरी सांस लेता है और कन्फेस करता है कि उसे ये फनी लगता है कि इतनी सी बच्ची ऐसी कचरे जैसी जगह पर यूजफुल बनने की कोशिश कर रही है। कासल वापस आकर ज़ेफायरोस एमसी से पूछता है कि क्या सुअल सच में अपने उस छोटे कुत्ते को बचाने के लिए वहां आएगा, ये जानते हुए भी कि ये एक ट्रैप है, और इसलिए उसे उस प्लान पर थोड़ा डाउट हो रहा है। जंगचोल रिप्लाई करता है कि ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले वो अपने कुछ मिनियंस को भेजेगा, और सच कहूं तो उसका मानना है कि उस लीडर को ऐसी जगह आने के लिए फोर्स करने के लिए जहां वो टोटली डिसएडवांटेज में होगा, उन्हें उन भेजे गए सारे मिनियंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो इस बात पर जोर देता है कि एक सिंगल मिनियन भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पूरी आर्मी रेडी हो जाती है और क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए एक वल्चर उस जगह के ऊपर उड़ता है। सुअल सब कुछ अपने बॉक्स सीट से देखता है और कहता है कि उसे लगता है डीमन किंग एक इडियट है, क्योंकि उसकी आर्मी इन छोटी छोटी क्रीचर्स के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकती जो पोस्ट्स की तरह खड़े हैं। वो मानता है कि उसे फिकमीर के लिए बुरा लग रहा है, पर उसका रियल प्लान सिर्फ एक ही है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका गोल उस प्लांटेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है, और इसलिए वो और स्पिरिट्स भेजता है। वो छोटे मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था कि उन सारे आलुओं को कंप्लीटली क्रश कर देना है। जैसे ही वो स्पिरिट्स वेयरहाउस के अंदर एंटर करते हैं, एमसी अनाउंस करता है कि वो पहले से ही जानता था, और हर कोई सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अब उनके सामने डीमन किंग खड़ा था। वो कहता है कि उसे पहले से ही आइडिया था कि हार्वेस्ट स्पिरिट्स यहां आएंगी, और एक फ्राइटनिंग लुक के साथ उन्हें उस ग्रेवयार्ड में वेलकम करता है। इस सिचुएशन को देखकर वो पूरी तरह डर जाते हैं, और एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि गेम में जब उसने पहली बार इन बास्टर्ड्स का सामना किया था तो वो एक टोटल नाइटमेयर था, क्योंकि उसे पता है कि ये सुअल के सेकंड ट्रस्टेड लीजन है। भले ही प्रॉब्लम इस बात से स्टार्ट होती है कि ये कमीने हमेशा पैक्स में मूव करते हैं, उसे अभी भी याद है कि अटैक करते वक्त ये स्पिरिट स्टिक्स की तरह चिपक जाते थे, सारी लाइफ फोर्स सक कर लेते थे, और ऊपर से जो भी एबिलिटीज वो यूज कर रहा होता था उन्हें भी चुरा लेते थे। तो ये मॉन्स्टर्स डार्क सोल्स के मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा बस्टेड थे। वो इस बारे में सोचता है, पर उसे ये भी पता है कि इन डैम्ड कीड़ों को फ्राई करने का एक रास्ता है, और चिल्लाकर पूछता है कि कौन सबसे पहले एक मेमोरी बनने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि बस इन पे एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले आइटम से अटैक करना है। स्पिरिट्स रियलाइज करती हैं कि ये एक ट्रैप है और सबको भागने को कहती हैं, लेकिन एमसी एक्साइटेडली कहता है कि ट्रैप तो बस अभी शुरू ही हुआ है, और उन्हें समझ नहीं आता कि दरवाजे पर लगी वो रेड स्टेन क्या है, और पूछते हैं कि क्या वो खून है। वो खून एमसी ने फैलाया था और उसने ये सब पूरी रात जाग कर किया था, और वो रेडी हो जाता है क्योंकि अब उसे उस स्किल का यूज करना था जो क्रेडोस इस फाइट के सेकंड फेज में यूज करता है। वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक का यूज करता है जो वेयरहाउस में फैले हुए उस सारे खून से होते हुए दरवाजे तक पहुंचकर पूरे प्लेस में फैल जाती है और उन स्पिरिट्स को एक एक करके फ्राई कर देती है। एमसी चिल्लाता है कि अब ये मॉन्स्टर्स फिजिकल अटैक्स के लिए वल्नरेबल हैं और इसलिए अब टाइम आ गया है एग्रीकल्चरल ट्रूप को लॉन्च करने का। फौरन ही लो लेवल डीमंस अपीयर होते हैं और सब उन मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करते हैं। जंगचोल रिफ्लेक्ट करता है कि ये डीमंस भले ही सूखे डंडों जैसे और यूजलेस लगते हों, पर उसे पता है कि ये एंड गेम मॉन्स्टर्स हैं और हर कोई सेलिब्रेट करता है क्योंकि उन्होंने इन स्पिरिट्स को इजीली ओब्लिटरेट कर दिया था।
एमसी अपनी इस फीलिंग को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक ऐसे अल्फा डीमन किंग की तरह फील कर रहा था जिसमें मर्सी की एक बूंद तक नहीं है, और ऊपर से वो इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट है, क्योंकि हर चीज पॉइंट करती है कि वो उस दुनिया के लिए एक परफेक्ट जीनियस है। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ स्पिरिट्स अभी तक बारबेक्यू में नहीं बदली हैं, और उन्हें पर्सनली एक एक करके फ्राई करने का डिसाइड करता है। वो खुद को आलूओं के ढेर पर पोजीशन करता है और अचानक से फ्लूट उनके बीच में अपीयर होती है। वो स्टार्टल हो जाता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो लड़की कौन है और वो कब से वहां है। सिचुएशन और खराब तब होती है जब एक स्पिरिट उस पर चार्ज करती है, क्योंकि वो एक इजी टारगेट थी, और उस बच्ची का बाप डिस्पेयर में चिल्लाता है कि वो वहां से भागे। एमसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई काम को स्लो करने आ ही जाता है, पर उसे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उन सब स्पिरिट्स को एक ही बार में एलिमिनेट कर सकता है। हालांकि उसे डर था कि उसका ब्लड अटैक टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाएगा। बिना ज्यादा सोचे वो उस मॉन्स्टर पर एक पोटैटो फेंकता है और सोचता है कि उसने अभी अभी जो किया वो रियल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने एक ऑर्डिनरी आलू उस मॉन्स्टर पर क्यों फेंका, जैसे कि इससे कुछ रुक जाएगा। वो फूड उस मॉन्स्टर के सिर पर हिट करता है और किसी तरह से उसकी लाइफ फोर्स सक करना शुरू कर देता है, जिससे उसके आसपास एक रेड ऑरा फॉर्म हो जाता है। एमसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी उस आलू से कुछ स्प्राउट्स निकलने लगते हैं और वो वापस पाइल पर गिर जाता है। फिर बची हुई स्पिरिट्स वहां से भागने की कोशिश करती हैं। एमसी यानी डीमन किंग कुछ नहीं करता और बस इस बार में प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि अभी अभी क्या हुआ, क्योंकि किसी तरह से उस पोटैटो में से एक स्प्राउट निकल आया था। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि हार्वेस्ट स्पिरिट्स एजिंग को एक्सेलरेट कर देती हैं और इसने उस आलू की रुकी हुई बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिवेट कर दिया था। वो फ्लूट का हाथ पकड़ता है और एक डेविलिश लुक के साथ हंसते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसकी नजर में ये सब कंप्लीटली टेरिफाइंग था, यहां तक कि वो डर के मारे ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। एमसी पीछे मुड़ता है और चिल्लाकर एग्रीकल्चरल ट्रूप को अटेंशन देने को कहता है और बताता है कि वो सुआल को ल्योर करने का प्लान भूल जाएं। वो एक पोटैटो उठाता है और अनाउंस करता है कि पहले इन्वेड करना ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा। अगले दिन स्कॉचिंग सन के नीचे असुरा एक बार फिर डेज में उठता है, ये सोचते हुए कि वो आखिर कौन है और वो अब तक जिंदा क्यों है। वो देखता है कि सन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और वो अभी भी इसे फेस कर पाने के लिए ग्रेटफुल है। अचानक से उसका पेट ग्राउल करने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि ये सब जीने की विल की वजह से है। अचानक से कोई उसे आवाज देता है। वो फ्लूट थी, जो कहती है कि उसने उसे पोटैटो स्प्राउट्स के बारे में सिखाया और आखिर में सब कुछ सही हो गया, यहां तक कि उसे प्राइज में बहुत सारे चूनोज भी मिले। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि डीमन किंग ने एग्रीकल्चरल ट्रूप्स का एक बटालियन रिक्रूट किया और आलुओं को स्प्राउट करने का ट्राई किया। हालांकि जनरल बिना कुछ और सोचे चिल्लाता है कि ये फूड है और एक मेनियक की तरह अपना सिर हिलाने लगता है। वो पूछती है कि क्या वो सच में भूखा है, पर कहती है कि वो उसे थोड़ा सा देगी। फिर वो पहला दाना फेंकती है जो सीधा जनरल की आंख में जा लगता है। वो चिल्लाकर उन्हें डैम डायरेक्शन देखने को कहता है। वो छोटी बच्ची माफी मांगती है और दोबारा ट्राई करती है। इस बार दूसरी आंख में लगता है, पर एक दाना उसके मुंह में चला जाता है। वो फौरन उसे निगल लेता है और एडमिट करता है कि ये डिलिशियस था। एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि डीमन आर्मी का एक हिस्सा खाना खाकर हैप्पी है। तो एक और हैप्पीनेस पॉइंट ऐड हो गया था और अब उसके करंट पॉइंट्स 302 थे। वो इस नोटिफिकेशन को रीड करता है और उसे समझ नहीं आता कि ये पॉइंट्स आए कहां से। हालांकि उसे शक होता है कि उस ब्रैट का इसमें कुछ हाथ था, पर उसे समझ नहीं आता कि दूसरा कौन पर्सन था जिसे फीड किया गया। वो स्माइल करता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि उसे सुआल से फाइट करने के लिए इन्हें सेव करना है। इस वजह से वो चिल्लाकर अपनी पूरी एग्रीकल्चरल ट्रूप को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो फोर्ट्रेस तक पहुंचते हैं और उस ह्यूज ब्रिज के सामने खड़े होते हैं, पर वो स्पिरिट्स बिना टाइम वेस्ट किए उसे होल्ड करने वाली रोप्स को काटना शुरू कर देती हैं। वो रोप्स काटना फिनिश करते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखना चाहते थे कि वो अब क्या करेंगे। हालांकि एमसी खुद को इंटिमिडेट नहीं होने देता और जंप करता है, पर दूसरी साइड नहीं पहुंच पाता। स्पिरिट्स उस पर हंसने लगती हैं और डीमन किंग को इडियट कहती हैं, क्योंकि वो सीधा उनके ट्रैप में फंस गया और एक फूल की तरह खुद को फेंक दिया। पर उनकी ये खुशी बहुत छोटी होती है, क्योंकि जब वो नीचे देखते हैं तो एमसी पूरी तरह नेकेड होकर माउंटेन के अंदर था। ये सब देखकर वो स्पीचलेस रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या बवासीर हो रही है। एमसी एक बार फिर उस बग को अब्यूज करते हुए अपने कपड़े पहनता है और निकलता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करता है जब तक वो टॉप पर ना पहुंच जाए। स्पिरिट्स पूरी तरह टेरिफाई हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो क्या था। वो जनरल्स की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है, क्योंकि उसका प्लान एग्जैक्टली अग्रीड तरीके से चल रहा था। फिर वो आगे बढ़ना शुरू करता है, ये जानते हुए कि हार्वेस्ट स्पिरिट्स उन आलुओं से टेरिफाइड हैं। भले ही उसे नहीं पता था कि एक कर्स्ड पोटैटो कैसा होगा, पर वो स्पिरिट्स उस पर मॉक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो वहां कंप्लीटली अकेला था बिना किसी हेलिश पोटैटो के। तो वो हार्वेस्ट स्पिरिट्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो बिना हेजिटेट किए ऑर्डर ओबे करते हैं और एमसी को रियलाइज होता है कि अब फाइनल मूव यूज करने का टाइम आ गया है और वो अपना क्वांटम जंप यूज करना शुरू करता है। दोबारा उस दीवार के बीच बग होने लगता है। वो तब तक नंगा रहता है जब तक वो डिसअपीयर नहीं हो जाता। स्पिरिट्स को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो डीमन किंग को एक बिजार तरीके से मूव करते हुए देखते हैं और उन्हें नहीं पता था कि वो दीवारों के आर पार जा सकता है या अपवर्ड्स मूव कर सकता है। एमसी लगातार मूव करता रहता है, हमेशा अपने बग का यूज करते हुए, और स्पिरिट्स बिना कुछ समझे उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। एमसी सोचता है कि उसने गेम टोटल 19 बार खेली है, तो उस मैप का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो उसने एक्सप्लोर ना किया हो। हर उस एरिया को सर्च करने के बाद जहां वो डैम क्रीचर्स अपीयर होते थे, जब तक वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो जाते। आखिर में वो उस जगह पहुंच जाता है जहां सारी स्पिरिट्स गैदर्ड थीं। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और मॉन्स्टर्स ये कहते हुए अटैक करते हैं कि डीमन किंग फाइनली थक चुका है, क्योंकि एक लॉर्ड भी उस जगह को एंड्योर नहीं कर सकता। पर वो एक सिनिस्टर लुक के साथ कहता है कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि उस वक्त वो डीमन किंग नहीं बल्कि एक वेटरन प्लेयर है। अचानक ज़ेफायरोस ऑर्डर शाउट करता है और एग्रीकल्चरल ट्रूप के सारे डीमन स्पिरिट्स की तरफ पोटैटोस थ्रो करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें जर्मिनेट करा सके। एक एक करके वो सब हिट होते हैं और रेड टर्न हो जाते हैं। एमसी अपने हाथ खोलता है और कहता है कि वो एक फार्मर है। ज़ेफायरोस इसे ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि इनिशियली उसने डाउट किया था,
पर एक बार फिर जैसा डीमन किंग ने कहा था, सारी चीजें एक साथ फिट बैठ रही हैं। अस्को को याद आता है कि उसने कहा था कि वो सारी स्पिरिट्स को एक स्पॉट पर इकट्ठा करेगा और एग्रीकल्चरल ट्रूप को उसके पीछे आना चाहिए। जेफरोस ने मैप दिखाया जो कि एक ओल्ड अबैंडन इरिगेशन कैनाल था, बेसिकली एक डेड एंड जहां कुछ स्पेशल नहीं था। हालांकि एमसी स्माइल करता है और कहता है कि वहां एक्चुअल में कुछ तो जरूर है और एक सीक्रेट शॉर्टकट रिवील करता है। वो सोचता है कि ये जगह स्लोप ऑफ द हॉरेंडस डेड के ठीक बाद है और मैप की फाइनल एंट्रेंस से थोड़ा पहले। गेम खेलते वक्त उसने हर एक छोटे कोने को सर्च करके इसे ढूंढ निकाला था। उसे ये काफी अजीब लगा था क्योंकि उस लोकेशन पर कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे बहुत केयरफुली बिल्ड किया गया था। इस बात ने उसे क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वहां का टेक्सचर इतनी डिफरेंट क्यों है। तो उसने अटैक करना शुरू किया जब तक कि एक पैसेज ओपन नहीं हो गया। उसने उसे एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया और रियलाइज किया कि ये रास्ता डायरेक्टली उस कॉरिडोर तक जाता है जहां सेरू के खिलाफ फर्स्ट राउंड होता है, और ये वो प्लेस थी जिसे वो इनएक्सेसिबल मानता था और लगता था कि गेम फिनिश करने के बाद ही वहां पहुंचा जा सकता है। उस जगह पर एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फोसिस मिलना पॉसिबल था। इस एलिक्सर में काउंटलेस पाइल्स ऑफ डेड फ्लैश से कंप्रेस की गई सोल होती है। इसे सिर्फ एक बार कंज्यूम किया जा सकता है, पर इसके इफेक्ट्स अननोन है। वो बिल्कुल साइलेंट रहता है जबकि उसकी आर्मी सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि पोटैटो स्प्राउट हो चुके थे और अब बस उन्हें प्लांट करने की देरी थी। ड्रॉक इमोशन के मारे रोने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो और उसकी बेटी फुल बेलीज के साथ जी पाएंगे। फौरन ही डीमन किंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसे अपनी दादी की याद आती है जो कहती थी कि वो जरूर भूखा होगा, और हर कोई कहता था कि वो ओल्ड लेडी हमेशा एक हार्टी डिनर गारंटी करती थी। तभी उसे उस एम्बुलेंस की याद आती है जो उन्हें ले गई थी, जिसने उसको पूरी तरह सैड कर दिया। उसने ओपनली कह दिया कि अगर किसी ने भी उसके शांति से खाना खाने के चांस को डिस्टर्ब किया तो उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक जनरल उसे बुलाता है और कहता है कि वो स्ट्रांग है और मदद भी करेगा। हालांकि एमसी उसको आलू कैरी करने को कहता है क्योंकि किंग होने के नाते वो इस सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करेगा। इसी बीच स्टेलर मास्टर अपनी एनर्जी को ग्रैंड हार्ट ऑफ आइस में चैनल कर रहा था। वो चिल्लाता है कि इस सुप्रीम फ्रीजिंग पावर के साथ वो और ज्यादा टॉर्मेंटेड स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकता है और इसलिए वो और पावरफुल सोल्जर्स ग्रांट करना चाहता था। तभी एमसी वहां अपीयर होता है और बिना उसके नोटिस किए सीधा उसके सिर पर एक किक जड़ देता है। सूल आउटरेज में आकर पूछता है कि उसने आखिर उसे यहाँ कैसे ढूंढ निकाला। जंगचुओल एक सिनिस्टर लुक के साथ रिप्लाई करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब फाइट करने का टाइम आ गया है। वो एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते हैं और वो दाढ़ी वाला आदमी उसे बेवकूफ कहता है कि वो यहाँ ये सोचकर आया है कि वो अकेले जीत सकता है। फौरन ही वो डीमटेरियलाइज होना शुरू करता है और अपनी पावर यूज करते हुए कहता है कि डीमन किंग ने कभी उसकी ट्रू पावर नहीं देखी है। हालांकि एमसी सोचता है कि उसने ये पावर पहले भी देखी है, एक या दो बार नहीं बल्कि पूरी 19 बार। वो रिफ्लेक्ट करता है कि गेम खेलते वक्त वो उस कर्स्ड क्लिफ पर उस बॉस को चेस करता रहता था और हर वक्त उसके हेंचमैन से टकराता रहता था, और आखिर में उसने प्रैक्टिकली वहां के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था। वो बॉस बार बार हार्ट ऑफ आइस वाले रूम में भाग जाता था क्योंकि ये एक फॉर्मिडेबल आर्टिफैक्ट था जिसे एक एंशिएंट ड्रैगन ने अपना क्रिस्टल जनरेट करने के लिए अपनी जान देकर क्रिएट किया था, और रूमर्स कहते थे कि ये सोल्स को भी फ्रीज कर सकता है और मर्दों को जिंदों की दुनिया में ट्रैप कर सकता है। उसकी मेमोरी के हिसाब से सेरू उस पावर का यूज करके और ज्यादा मॉन्स्टर्स रिक्रूट करने की कोशिश करता रहता था जब तक कि पैलेडिन वहां नहीं पहुंच जाता और उनकी फाइनल फाइट शुरू नहीं हो जाती। वो सोचता है कि अब तो वो इस घटिया स्किल को देख कर पक चुका है। वो बियर्डेड मैन अपना मटेरियलाइजेशन कंटिन्यू रखता है और डीमन किंग की तरफ देखकर चिल्लाता है कि उसने उसे स्ट्रांग तो माना, पर उसे नहीं लगता कि ये उसको फेस करने के लिए इनफ है। थोड़ी ही देर में वो अपनी फाइनल फॉर्म में पहुंच जाता है और एग्जैक्टली एमसी जैसी सेम अपीयरेंस ले लेता है। ये देखकर एमसी को रियलाइज होता है कि वो ये स्किल पहले से जानता है क्योंकि ये टारगेट की सारी एबिलिटीज और यहां तक कि उनके एट्रीब्यूट्स को भी कॉपी कर लेती है। हालांकि जब उसने गेम खेली थी, कैंपेन के एंड में उसका कैरेक्टर लिटरली गॉड मोड में था जिसके सारे स्टैट्स मैक्स्ड आउट थे। उसकी स्ट्रेंथ अब्सर्ड थी और उसके अटैक्स को डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो अगर उससे थोड़ी सी भी गलती होती तो उसे बस एक सिंगल हिट लगता और उसका दी एंड हो जाता। ये सोचकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि जो चीज कॉपी की गई थी वो और कुछ नहीं बल्कि स्पेसिफिकली उसकी करंट क्रेडोस वाली बॉडी थी, और वो एक्साइटेड हो जाता है। वो जानता था कि उसकी करंट स्किल्स इतनी भी इंप्रेसिव नहीं है कि उन्हें कॉपी करने से कोई बड़ा खतरा हो। बॉस ने टाइम वेस्ट नहीं किया और अटैक पर आगे बढ़ गया। सूअल को ट्रांसफॉर्म होते देखने के बाद ही एमसी ने उस सिस्टम को एक्टिवेट किया जो उसे एट्रीब्यूट्स इंप्रूव करने के लिए हैप्पीनेस पॉइंट्स यूज करने को कहता था, और करंटली उसकी स्टैमिना 30%, मेंटल स्ट्रेंथ 20%, फिजिकल स्ट्रेंथ 20%, डेक्सटेरिटी 20% और मैजिकल पावर 20% पर थी। क्योंकि इस वक्त उसके पास 302 हैप्पीनेस पॉइंट्स थे, उसने उनमें से 50 पॉइंट्स यूज करके अपनी डेक्सटेरिटी को 30% तक रेज कर दिया। ठीक उसी वक्त उसने अटैक को डॉज किया और बॉस के पेट में सीधा एक मुक्का जड़ दिया। सूअल इस ब्लो को बहुत स्ट्रांगली फील करता है, पर यह सोचकर कि ये बस एमसी का लक था, एक बार फिर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि एमसी अपनी स्ट्रेंथ को 30% तक इंक्रीज करने के लिए 50 हैप्पीनेस पॉइंट्स और खर्च करता है और काउंटर अटैक करता है जिसमें दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। पर जिसको सच में ब्लो फील होता है वो बॉस था जो पेन के मारे चीखने लगता है और पूछता है कि आखिर डीमन किंग को कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ। वो कोल्डली रिप्लाई करता है कि दिमाग का यूज करना भी जरूरी होता है क्योंकि खेती करने के लिए तुम्हें स्मार्ट होना पड़ता है। सूअल ये सुनकर फ्यूरियस हो जाता है और एमसी से कॉपी की गई उसकी ब्लडी मूव को यूज करने का डिसाइड करता है। एमसी भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी मैजिकल पावर को 30% तक इंक्रीज करने के लिए 50 पॉइंट्स खर्च करता है और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी 30% पर रेज करने के लिए पॉइंट्स यूज करता है। दोनों एबिलिटीज एक दूसरे से टकराती हैं, पर बॉस डर के मारे चीखने लगता है क्योंकि उसका अटैक वीकर था जब तक कि उसको ठीक से हिट नहीं लग जाती, और वो इतनी बुरी तरह इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है कि वो जेली की तरह पिघल जाता है और जमीन पर बस एक स्लाइम बनकर रह जाता है। सिस्टम प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करता है कि पॉइंट्स का यूज सारे एट्रीब्यूट्स को एनहांस करने के लिए किया गया था, और इस वजह से अब पांचों एट्रीब्यूट्स 30% पर हैं क्योंकि एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बताया गया था कि ग्रोथ मिशन, जिसका गोल सारे एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करना था, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एज अ रिवॉर्ड
एक नई स्किल अनलॉक हुई, समनिंग द फार्मर्स थ्रोन, जिसे अनलॉक करने के लिए 100 हैप्पीनेस पॉइंट्स की कॉस्ट थी। ये फार्मर किंग का थ्रोन है जो वैरायटी ऑफ स्टर्डी एग्रीकल्चरल टूल से इक्विप्ड है। जंगचुल इस अचीवमेंट से बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे सच में नई चीजों की जरूरत थी। अचानक से सुअल, जो कि जमीन पर एक स्लाइम फॉर्म में था, डीमन किंग को आवाज लगाता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जीत गया है। एमसी रिप्लाई करता है कि वो इन सब से इंप्रेस भी नहीं हुआ क्योंकि फाइनल स्ट्रेच में हमेशा एक सेकंड फेज होता है। बॉस दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है कि ये उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इविल ड्रैगन की एंसेस्ट्रल पावर में बदल जाता है। एमसी इससे सरप्राइज होता है और एडमिट करता है कि इसे लाइव देखना और भी ज्यादा इंसेन है और इस ड्रैगन की अटैक पावर और हेल्थ बार कोई मजाक नहीं है। फिर एक स्माइल के साथ वो कहता है कि अब असली मजा शुरू होने वाला है क्योंकि जनरल बाकी सोल्जर्स के साथ दरवाजे को लात मारकर तोड़ते हुए बैटल के लिए रेडी थे। एक्साइटेड होकर वो पूछता है कि क्या तू अब इन सबको फेस करेगा। ड्रैगन पूरी आर्मी को घूरता है और डरते हुए पूछता है कि क्या शायद वो लोग पहले बैठकर आराम से बात करना चाहते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एग्रीकल्चरल आर्मी फुल फोर्स के साथ उस पर चार्ज कर देती है। अटैक करते वक्त वो लोग फ्यूरियसली चिल्लाते हैं कि आखिर कोई उनके प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर कैसे कर सकता है, और सुअल सिर्फ इतना ही कर पाता है कि वो उनसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। एमसी बस दूर से ये सब खड़ा देखता रहता है और इमेजिन करता है कि अगर वो अकेले फाइट करता तो शायद जीत भी जाता, पर उसका मानना था कि अपने खुद के हाथों से किसी की जान लेना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और वो सरप्राइज था क्योंकि वहां हर कोई इंसेनली स्ट्रांग था। भले ही वो भूखे थे और बहुत लंबे टाइम से फाइट कर रहे थे, पर उनमें से किसी की भी अभी तक जान नहीं गई थी। बैटल जीतने के बाद फार्मर्स थ्रोन स्किल अनलॉक हो गई थी और उसके बचे हुए हैप्पीनेस पॉइंट्स ड्रॉप होकर सिर्फ 2 रह गए थे। एमसी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी नई स्किल को समन करता है। आसमान से आर्मी की डायरेक्शन में टूल्स नीचे गिरने लगते हैं जो जमीन पर बहुत हार्ड तरीके से हिट करते हैं और एक भयंकर शॉकवेव क्रिएट कर देते हैं। जंगचुल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो थ्रोन डायरेक्टली सुअल के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे वो प्रॉपर्ली फिनिश हो जाता है और सारे डीमंस उस नई स्किल के पास अप्रोच करते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये क्या है। वो फौरन एक्साइटेडली चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमन किंग ने उस ऑलमोस्ट लाइफलेस बीस्ट को पकड़ा और फाइनल हिट देकर उसकी स्कल पूरी तरह क्रश कर दी, ये सोचते हुए कि ये ब्रूटली ऑसम है और एक ट्रू डीमन किंग के लेवल को प्रॉपर्ली मैच करता है। जब हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था, एमसी उनके पास अप्रोच करता है और हालांकि ये उसका इंटेंशन नहीं था, पर फिर भी वो अपनी आर्मी की तरफ चिल्लाकर इस न्यू अचीवमेंट को पूरी तरह उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। इसी बीच डीमन रिल्म में असुरा अभी भी फिकमीर के साथ उस क्रॉस पर लटका हुआ था जब तक कि वो क्रीचर एक बेचारी पुअर सोल नहीं बन जाता, ये कहते हुए कि अब हेवन जाने का टाइम आ गया है क्योंकि उसका मास्टर हार चुका है, जिससे उस प्लाउड फील्ड में अब सिर्फ जनरल ही बचा था। अब पोटैटो स्प्राउट्स अच्छे से जर्मिनेट हो चुके थे और हार्वेस्ट को डराने वाले सारे पेस्ट्स भी एलिमिनेट किए जा चुके थे। फिर एमसी एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि आलू प्लांट करने का वक्त आ गया है। हालांकि वहां से निकलने से पहले उस आइस हार्ट से कुछ आवाजें आने लगती हैं जो डीमन किंग की अटेंशन कैच कर लेती हैं। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि वहां एक एक्टिव मिशन था, क्लिफ ऑफ द डेड पर सुअल को डिफीट करना, और प्रैक्टिकली 20 अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो चुके थे। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अपेरेंटली गेम में उसने पिछली 19 बार जो ये कारनामा किया था उन्हें भी इसमें काउंट किया गया था। फिर एज ए रिवॉर्ड एक सीक्रेट इवेंट एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट ऑफ आइस ट्रेंबल करना शुरू करता है और स्क्रीन रिपोर्ट करती है कि स्पिरिट ऑफ आइस के हार्ट में ट्रैप एक सील्ड ओरिजिन अपने गलत इस्तेमाल की वजह से वापस जाग उठी है। उस क्रिस्टल से स्मोक बाहर निकलने लगता है जब तक कि वो पूरी तरह ओपन नहीं हो जाता। वो उसके पास जाने का डिसाइड करता है और देखता है कि उसमें से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आ रहा है। वो सोचता है कि क्या ये कोई ड्रैगन है, और वो क्रीचर डीमन किंग की तरफ देखकर बस स्माइल करता है और बहुत क्यूटली ग्राउल करता है। एमसी उस ड्रैगन की तरफ चलना शुरू करता है और वो जानवर हैरान था कि क्या ये बंदा उसका फादर है। एमसी अपने आर्म्स आगे बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ड्रैगन इमेजिन करता है कि जब वो अंडे से बाहर आया था तो सब कुछ डार्क और टेरिफाइंग था और उसे लगता है कि फाइनली उसका बाप उसे लेने आ गया है। हालांकि एमसी का बनाया हुआ चेहरा काफी टेरिफाइंग लग रहा था और भले ही उसने उस ड्रैगन को क्यूट बोला, पर वो नन्हा ड्रैगन अंदर से डर गया था और खुद से पूछ रहा था कि क्या सच में यही उसका फादर है। पूरी आर्मी डीमन किंगडम की तरफ वापस आने लगती है, जिससे लगता है कि वो सब मिलकर उस जानवर को एक ही बार में कच्चा चबा जाने का प्लान बना रहे हैं। ड्रैगन वरी करना शुरू कर देता है क्योंकि सिचुएशन उसे काफी अजीब लग रही थी। तभी एमसी जोर से चिल्लाता है और सबसे पूछता है कि क्या तुम सब इडियट्स हो, क्योंकि ज्यादा मीट पाने के लिए उन्हें पहले इस ड्रैगन को बड़ा होने देना चाहिए। ये सुनकर वो क्रीचर बेचारा रोने लगता है, डर के मारे सोच रहा था कि क्या उसका पापा सच में उसे खाने वाला है। वापस लौटने पर जंगचुल कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को वापस आया देखकर बहुत एक्साइटेड हैं और बाकी डीमंस किंग के रिटर्न को ओपनली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिलीज इस रियूनियन से खुश थे और उस ड्रैगन को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि हर किसी से एक बहुत अच्छी वार्मथ मिल रही थी और वो कंक्लूड करता है कि ये क्रीचर्स अब उसे स्कैरी नहीं लगते। हालांकि जब वो डीमन किंग के फेस को देखता है तो वो जल्दी से अपना माइंड चेंज कर लेता है क्योंकि किंग की शक्ल वाकई में उसको डीपली टेरिफाइंग लग रही थी। कैसल के अंदर वो ड्रैगन रूम के एक कॉर्नर में डर के मारे कांप रहा था। वो पीछे मुड़कर देखने का डिसाइड करता है और अपने फादर का टेरिफाइंग एक्सप्रेशन देखकर वापस और तेजी से कांपने लगता है। अंदर ही अंदर उसको यकीन हो रहा था कि ये लोग डेफिनेटली उसके बड़े होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो सब मिलकर उसको खा सकें। इसी बीच एमसी काफी वरीड था क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उस बेबी ड्रैगन को खाने में क्या दिया जाए, और उसे वाकई में नहीं पता था कि क्या एक बेबी ड्रैगन लैपिडेटेड योक ऐसी कोई चीज खाता भी है या नहीं। ठीक उसी पल ज़ेफिरोस वहां आता है और कहता है, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, मुझे गार्डन बेड्स फॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं। एमसी सोचता है कि ये तो एकदम बेकार बात है क्योंकि उसने पहले से ही ये इमेजिन कर लिया था। आखिरकार सीड्स प्लांट करने के लिए उन्हें क्रॉप्स के बीच में या कल्टीवेट किए गए एरियाज के किनारों पर मिट्टी के छोटे माउंड्स बनाने थे। हालांकि इसके लिए एक बहुत ऑब्वियस चीज की जरूरत थी, जैसे कि स्पेशली सॉफ्ट सॉइल, पर इस मामले में एग्रीकल्चरल ट्रूप बहुत सफर कर रही थी। उनमें से एक पूछता है कि क्या ये सच में सॉइल है क्योंकि ये एक पत्थर की खान जैसा ज्यादा लग रहा था। दूसरा कंप्लेन करता है कि उसकी पिकैक्स डायरेक्ट चलाते ही टूट गई।
बेबी ड्रैगन ये सब नजारा देखते हुए सस्पेक्ट करता है कि इन सब को यहाँ पर प्रैक्टिकली एनस्लेव किया गया है और उसके साथ भी पक्का ऐसा ही होने वाला है। जंग चियोल काफी वरीड लग रहा था क्योंकि वो प्लेस एक एक्चुअल प्लांटेशन से ज्यादा एक माइन जैसी लग रही थी और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन सारे पत्थरों को हटाने में एक इटर्निटी लग जाएगी। वो ये भी सोचना शुरू करता है कि अगर वो हर रोज पूरी एग्रीकल्चरल ट्रूप का यूज करेगा तो जो चूनोज उन्होंने रिवॉर्ड के रूप में प्रिपेयर किए थे वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और अगर उसे दूसरे लॉर्ड से एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट्स मिल भी गए तो भी उसे लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाली। वो अंदर ही अंदर फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि वो सच में किसी दूसरे मांगा का मेन एमसी बनना चाहता था जहां उसके पास मैजिकल बीस्ट समन करने की पावर हो ताकि वो इजीली एक जायंट वॉम्बैट समन कर सके जो इन सारे पत्थरों को क्लियर कर दे। वो इस बारे में कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तभी पीछे पलट कर देखता है कि फ्लूट इन सारी डिफिकल्टीज के बावजूद कितनी पैशनेटली और डीपली हार्डवर्क कर रही है और इस सीन को ऑब्जर्व करने के बाद वो इफेक्टिवली कंक्लूड करता है कि उसे अपना रोना धोना टोटली बंद करना चाहिए और ओपनली इस सिचुएशन को सॉल्व करने का प्रॉपर प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि रियल एग्रीकल्चर की फील्ड में ऐसी सॉलिड डिफिकल्टीज फेस करनी ही पड़ती हैं। अचानक से सारे डीमंस एक्सप्लिसिटली डरकर चिल्लाते हैं ब्लेड गेल और ये डायरेक्ट उसकी अटेंशन कैच कर लेता है क्योंकि उनके ठीक सामने एक भयंकर जायंट हरिकेन फॉर्म हो चुका था जो हर सेकंड उनके क्लोज आ रहा था। एमसी ये देखते ही कंप्लीटली फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि वो भूल गया था कि ये ब्लेड गेल एक रैंडम इवेंट था जो उस डेजर्ट एरिया में अपीयर होता था। उसे ये भी पता है कि अगर वो हरिकेन की लपेट में आ गया तो उसे सेकंड्स में सशीमी की तरह स्लाइस कर दिया जाएगा। इस वजह से वो सबको डॉज करने और रॉक्स के पीछे हाइड करने के लिए चिल्लाता है। फौरन ही एग्रीकल्चरल ट्रूप एक सेफ प्लेस की तरफ भागना शुरू कर देती है और जांग चियोल भी वही करता है, ये सोचते हुए कि ये सब टोटली क्रैप है क्योंकि भले ही ब्लेड स्टॉर्म दूर है पर उसकी फोर्स अभी भी अब्सर्ड है और कंक्लूड करता है कि गेम की टेंशन रियल लाइफ के टेरर से कंपेयर नहीं की जा सकती क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स एग्रीकल्चर के सबसे बड़े एनिमी होते हैं। जब वो लोग भाग रहे थे फ्लूट वापस पीछे भागने लगती है और ये देखकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वो असुरा की तरफ जाती है और उसे आवाज लगाती है क्योंकि वो जनरल उस हरिकेन के रास्ते में था। उस लड़की का बाप उसके लिए चिल्लाने लगता है पर एमसी बस उसके हाथ में बेबी ड्रैगन थमाता है और भाग निकलता है, ये ऑर्डर देते हुए कि इस क्रीचर को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना और कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा वरना उन्हें ठीक से पनिश किया जाएगा। बैल परेशान होकर चिल्लाना शुरू करता है और डीमन किंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। वो टेंशन में इमेजिन करता है कि किंग को इस डेंजर का पूरा आइडिया है पर फिर भी वो अपने फेवरेट लाइटनिंग रॉड और अपने सबसे बेस्ट असिस्टेंट को खोना नहीं चाहते। और क्योंकि एग्रीकल्चर कभी भी सनसेट को देखकर स्माइल करते हुए एप्पल्स तोड़ने जैसी कोई फेरी टेल नहीं थी, फ्लूट उस क्रॉस तक पहुंचते ही उसे खींचना शुरू कर देती है। असुरा उसे ये करते हुए देखता है और उस पर चिल्लाता है कि वो वहां से निकल जाए क्योंकि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। हरिकेन धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था, बिल्कुल एमसी की तरह जो इस बात से अवेयर था कि फार्मिंग एक्चुअली सर्वाइव करने की एक फाइट है तो इसका मतलब ये लिटरली एक वॉर थी। अपने हाथ में एक सीड लिए वो फ्लूट पर चिल्लाता है कि वो फौरन वहां से भाग जाए और एक फ्लाइंग किक के साथ वो उस क्रॉस को तोड़ देता है जो इंस्टेंटली नीचे गिरता है जिससे असुरा का फेस सीधा जमीन पर ठीक फ्रंट साइड से क्रैश होता है। हरिकेन का इफेक्ट डीमन किंग और उस छोटी बच्ची को ऑलरेडी हर्ट करना शुरू कर चुका था जो जिद के साथ जनरल को फ्री करने के लिए उस गांठ को खोलने की कोशिश कर रही थी, यहां तक कि वो उन हवा की ब्लेड से फिजिकली हर्ट भी हो रही थी। असुरा ये देखता है और उसे इडियट बुलाता है क्योंकि वो गांठ इतनी मजबूत थी कि वो चारों जनरल्स को भी होल्ड कर सकती थी, तो ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो खोल सके, इसलिए उसे फौरन वहां से भाग जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त उसकी बॉडी पीछे पुल होती है पर यह एक्चुअली जंग चियोल था जिसने उस स्ट्रॉन्ग विंड प्रेशर के बावजूद उसे और उस क्रॉस को पकड़ लिया था। बेबी ड्रैगन ये सब देखता रहता है और इमेजिन करता है कि उसका फादर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो उन क्रीचर्स की स्ट्रेंथ को फील कर सकता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता है क्योंकि हरिकेन उसे अपनी तरफ पुल कर रहा था पर फिर भी वो अपने पूरे एफर्ट के साथ भागता रहता है। ड्रैगन सरप्राइज था क्योंकि उसका फादर इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा था पर यह ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि भागते वक्त वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसे उन ब्लेड से इतना ज्यादा पेन फील होता है कि वो क्रॉस को छोड़कर फ्लूट को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसके अंदर आगे भागने की और स्ट्रेंथ नहीं बची थी। फौरन ही बेबी ड्रैगन फ्री होता है और एमसी की तरफ उड़ता है क्योंकि उसने जितना भी देखा था उस हिसाब से उसका फादर एक अच्छी क्रीचर है। वो फुल स्पीड से उस हरिकेन की तरफ उड़ता है और एक गहरी सांस लेने के बाद वो अपनी आइस एबिलिटी का यूज करता है जो सीधा उस टोर्नेडो के अंदर जाती है। जंग चियोल जो ऑलरेडी बुरी तरह हर्ट था रियलाइज करता है कि हवा वीक हो रही है और बेबी ड्रैगन को देखकर कंक्लूड करता है कि उस क्रीचर ने अपवर्ड एयर करंट को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड का यूज किया है। हालांकि उसे पता था कि एक छोटे ड्रैगन के लिए ये बहुत ज्यादा है और उसे अब कोई होप नहीं दिख रही थी। हरिकेन दोबारा से अपनी फुल फोर्स के साथ स्पिन करना शुरू कर देता है पर इसने कम से कम इतना टाइम तो दे ही दिया था कि ज़ेफिरोस, बाइल और ड्रॉक वहां पहुंच गए और सबको कैरी करने में हेल्प की। वापस कैसल में एमसी अपने बेड पर लेटा हुआ था। दोनों जनरल्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और दोनों के चेहरों पर इविल लुक्स थे। हार्टॉक कमेंट करता है कि फाइनली डीमन लॉर्ड सो गया है और अब वो उसका सिर काट देगा। सिर्गी अग्री करती है और वार्निंग देती है कि बाकी के उन दोनों इडियट से निपटने के बाद उन दोनों में से ही कोई एक नया डीमन किंग बनेगा। वो दोनों तब तक एलाई बनने के लिए अग्री हो जाते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और रूम में एंटर करते हैं, तुरंत बेड की तरफ चलते हुए अपने अटैक्स लॉन्च करने के लिए रेडी थे। हालांकि वो आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अजीब लगता है क्योंकि डीमन लॉर्ड की आंखें खुली हुई थी और उसका एक्सप्रेशन बहुत फ्राइटनिंग था। वो स्टन रह जाते हैं जैसे कि उन्हें ये एक्सपेक्ट था पर वो कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि यही उनके पास आखिरी चांस था। हालांकि बाइल और असुरा रूम में एंटर करते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों क्या बकचोदी करने की सोच रहे हो। वो बड़ा जायंट वार्निंग देता है कि डीमन लॉर्ड बड़ी शांति से सो रहे हैं और उन्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो उस फेस पर भी कमेंट करता है जो एमसी सोते वक्त बनाता है, जो इतना स्केरी था कि वो नींद में भी डीमन लॉर्ड कहलाने के प्रॉपर्ली लायक था।
ये कहते हुए वो एम्फसाइज करता है कि अगर उन्होंने मास्टर की नींद खराब की तो वो पूरी तरह रिग्रेट करेंगे। वो मोनोकल वाला हार्ट टॉक एडमिट करता है कि वो उस मसल हेड की बात को समझ रहा है, पर पूछता है कि क्या असुरा भी उसी सिचुएशन में है और उस डीमन लॉर्ड का एलाई बनना चाहता है जो उन सबसे फार्मिंग करवाना चाहता है। वो रिप्लाई करता है कि वो इसको लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, पर वो एमसी का कर्जदार है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, तो वो बस अपना लिया हुआ कर्ज चुका रहा है। हार्टॉक फिर पूछता है कि क्या उसको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि ये आलूओं की फार्मिंग वाली चीज सिर्फ प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है और उसे पूरा यकीन है कि इसके काम ना करने के अलावा ये सबको भूखा मार देगी। तो वो जानना चाहता है कि क्या असुरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असुरा बिना किसी हेजिटेशन के रिप्लाई करता है कि सिचुएशन वैसी ही है और उसे छोटी फ्लूट का इतनी कम एज में भी हार्ड वर्क करना याद आता है। इस वजह से वो कहता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें अपनी जान रिस्क पर डालनी ही पड़ेगी, भले ही वो प्रैक्टिकली फाइट करते हुए ऐसी सिचुएशंस को फेस करना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। वो मोनोकल वाला हार्ट टॉक क्लियर करता है कि वो इस पर रिग्रेट करेंगे और सर्गी के साथ रूम से निकल जाता है। ठीक उसी वक्त जनरल्स को रूम में एक नॉइस सुनाई देती है और वो नोटिस करते हैं कि डीमन लॉर्ड उठ चुके हैं। एमसी कंफ्यूज होकर असुरा का नाम लेता है और जनरल पूछता है कि क्या बाय एनी चांस उसने उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली, पर वो क्लियरली बताता है कि वो उसकी साइड पर नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस अपने किए का पेबैक दे रहा था या बस वैसा ही कुछ। ब्रो, अगर तुम भी सोलो लेवलिंग के फैन हो तो इस संग जिन वू के एक्शन फिगर को देखो। I mean, look at this detail. The Monarch of Shadows himself on your desk. Leveling up your room aesthetics has never been this crazy. हम सबको अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स के फिगर्स अपने सेटअप पर चाहिए होते हैं, राइट? लेकिन हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है? या तो ऑफिशियल साइट्स पर बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं या फिर डिलीवरी का मसला होता है। But don't worry, your Monarch is here to save you. अगर तुम्हें एग्जैक्टली यही प्रीमियम सोलो लेवलिंग का फिगर चाहिए तो मैंने इसका डायरेक्ट लिंक नीचे पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गो क्लिक द लिंक और अभी अपना शैडो आर्मी कमांडर ऑर्डर करो। और सुनो, अगर तुम अपने किसी भी और फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का कस्टम एक्शन फिगर एकदम सस्ते और बजट फ्रेंडली रेट में बाय करना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम पेज और स्पेस को फॉलो करो और डायरेक्ट डीएम करो। तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फिगर सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। जल्दी जाओ, स्टॉक लिमिटेड है। हालांकि जांगचोल एक टेरिफाइंग लुक के साथ पूछता है कि तुम लोग आखिर मेरे रूम में बैठकर क्या बातें कर रहे थे। असुरा कंफ्यूज हो जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे एक ऐसा ब्लडी ब्लो पड़ता है जिसे कासल के बाहर से भी देखा जा सकता था। वो लोग बाहर आते हैं जहां बाइल असुरा को अपनी पीठ पर कैरी कर रहा था और डीमन लॉर्ड कहता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और सबको बुलाकर जमीन क्लीन करने का काम कंटिन्यू करने को कहता है। जनरल बताता है कि एक्चुअली स्टोन्स पहले ही डिसअपीयर हो चुके हैं और इसके लिए ज़ेफिरोस रिस्पॉन्सिबल था। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है जब तक कि वो अपने सबॉर्डिनेट को फार्मिंग ट्रूप्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नहीं देखता। ये देखकर वो अप्रोच करता है और उस पेट्रोल से पूछता है कि उसने उन सारे स्टोन्स का क्या किया। ज़ेफिरोस एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ये कहते हुए कि वो एक सर्टेन एनिमल के पास है। एमसी दूर से देखता है और पूछता है कि क्या वो टी-बोन है। बेबी ड्रैगन अपने मुंह में जितने स्टोन्स कैरी कर सकता था उतने उठाए हुए था और कैरी करने के लिए वापस उड़ रहा था। वो इमेजिन करता है कि वो अपने फादर को उस कटिंग विंड से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है, पर वो जल्दी बड़ा होने के लिए बहुत सारा खाने के लिए डिटर्मिन्ड है। उड़ते वक्त वो नोटिस करता है कि उसका फादर उसे बुला रहा है और वो उसके पास उड़ कर आता है, जिससे जेंगचियोल अपने बेबी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, भले ही उसने एक टेरिफाइंग फेस बनाया हुआ था। वो रिफ्लेक्ट करता है कि कटिंग विंड्स बार बार नहीं आती और अगर उसका बेबी ड्रैगन स्काई की तरफ देखता रहे और ठीक वक्त पर फ्रीजिंग एयर रिलीज करे तो शायद वो हरिकेन को स्टॉप कर सकते हैं, पर उसे इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं दिखता क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये एक बड़ा हेडेक बन जाएगा। फिर ज़ेफिरोस बताता है कि चूनो रिवॉर्ड्स का स्टॉक प्रॉपर्ली खत्म हो रहा है और पूछता है कि क्या उन्हें और बनाने चाहिए। एमसी रिप्लाई करता है कि ये नेसेसरी नहीं है और रिफ्लेक्ट करता है कि फार्मिंग का पहला एनिमी नेचुरल डिजास्टर्स हैं और दूसरा वो कॉस्ट ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें उन्हें ओवरकम करना पड़ता है। इसी बीच कासल में सर्गी एक रूम में रेस्ट कर रही थी जब तक कि वो अपना हेलमेट रिमूव नहीं करती। वो जो कि एक ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड है अपने बालों को झटकती है और कमेंट करती है कि इतने दिन फील्ड्स में ना जाने के बावजूद मन्योर की घटिया बैड स्मेल अभी तक नहीं जा रही। ठीक उसी वक्त एमसी दरवाजे पर आवाज देता है और कहता है कि उन्हें बात करनी है। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि डीमन लॉर्ड पहले कभी उसके रूम में नहीं आया था, तो वो पूछती है कि उसे आखिर क्या चाहिए क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है कि उसे वाकई में उसकी हेल्प की जरूरत है और इसलिए प्लीज दरवाजा खोल दो। वो फ्यूरियस हो जाती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है, पर वो इंसिस्ट करता है और वार्निंग देता है कि वो अंदर आ जाएगा। सर्गी पलटकर चिल्लाती है कि उन्हें कुछ बात नहीं करनी जब तक कि वो एमसी को ऑलमोस्ट नेकेड हालत में दरवाजा क्रॉस करते हुए नहीं देखती और उस सीन को देखकर डेस्परेट हो जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है जो एक औरत के रूम में इस तरह एंटर कर रहा है। तुरंत ही वो नीचे झुक जाता है, जिससे वो पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वो क्या बकचोदी कर रहा है। एमसी कहता है कि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसे ये समझ नहीं आता और वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। जंगचोल रिफ्लेक्ट करता है कि कॉस्ट सेव करने के लिए वो घुटने टेकने के लिए भी रेडी है क्योंकि उस वक्त उसे उसकी शार्प ब्लेड की जरूरत थी। सर्गी जो अभी भी बहुत एम्बैरेस थी कहती है कि अगर उसे इसकी इतनी ही जरूरत है तो वो सुनने के लिए तैयार है। वो जल्दी से उसके रिएक्शन को नोटिस करता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अचानक से ऐसी कैसे हो गई। वो वेयरहाउस में जाते हैं और पोटैटोज के सामने खड़े होते हैं। एमसी उसे पोटैटोज कट करने को कहता है क्योंकि प्लांट करने के लिए उन्हें आलूओं को हाफ में कट करना होगा। वो ये सुनती है और बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है, ये सोचते हुए कि उसे ट्रिक किया गया। डीमन लॉर्ड को हर मुमकिन नाम से गाली देने के अलावा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये जॉब सिंपल है और उसे उन आलूओं को कट नहीं करना चाहिए जिनमें 3 या उससे कम स्प्राउट्स हैं, पर अगर 4 हैं तो वो कर सकती है। वो एम्फसाइज करता है कि कट करते वक्त दोनों साइड स्प्राउट्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो पोटैटोज को पकड़ता है और कहता है कि वो उन्हें फेंकेगा, पर सर्गी क्लियर करती है कि उसने ऐसा करने के लिए कभी हाँ नहीं कहा था। हालांकि वो फिर भी उन्हें फेंक देता है।
और बिना सोचे समझे वो खुद को प्रिपेयर करती है और इनक्रेडिबल स्किल के साथ सारे पोटेटोज को एग्जैक्टली हाफ में स्लाइस कर देती है, वो भी इतनी अब्सर्ड प्रिसिजन के साथ कट करके कि एमसी भी सरप्राइज रह जाता है। वो उन्हें एक एक करके चेक करना शुरू करता है और पूछता है कि उसने इतनी प्रिसिजन के साथ कैसे कट किया। वो घूमता है और एक बार फिर उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि सिर्फ वही एक है जो ये कर सकती है। वो उस हाफ हार्टेड तारीफ के बारे में सोचती है और क्यूरियस हो जाती है क्योंकि वो दोबारा उस फ्लैटरी वाले चक्कर में नहीं फंसेगी और उसे एक लाइंग स्कैमर कहती है। तुरंत ही वो एक फ्राइटनिंग ऑरा के साथ खड़ा होता है और उसके पास अप्रोच करता है। फिर वो एक कपड़ा लेता है और उसकी स्वॉर्ड को तब तक वाइप करता है जब तक वो शाइन नहीं करने लगती। जनरल एम्बैरेस्ड फील करती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो रिप्लाई करता है कि इस पर पोटैटो जूस गिर गया था और इसे क्लीन करने की जरूरत है। वो शर्म से मरते हुए सोचती है कि क्या ये रेड मोहो क्रेजी हो गया है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो इस तरह क्यों एक्ट कर रहा है। इसके अलावा उसका वो लुक जो सिंसियरली वार्म और डीप था। एमसी नोटिस करता है कि स्वॉर्ड बहुत क्लीन है और एडमिट करता है कि ये एक अच्छी फीलिंग है। ये इमेजिन करते हुए कि अगर नाइफ को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया गया तो पोटैटोज में डिजीजेस फैल सकती हैं, इसलिए इसे केयरफुली क्लीन किया जाना चाहिए। वो फिर से उसके पास आता है और अपने चार्मिंग गेज के साथ उससे मदद की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि सिर्फ वही है जो ये कर सकती है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि सिर्फ वही एक डीमन है जो पोटैटोज कट करके चुनो स्टोर करने में हेल्प कर सकती है। सिर्गी जो अभी भी शाय थी एक गहरी सांस लेती है और इस बार हेल्प करने के लिए अग्री हो जाती है। अंदर ही अंदर वो डीमन लॉर्ड को सिली बुलाती है। वो उसके आंसर से हैप्पी हो जाता है और कहता है कि वो थोड़ा बॉइल्ड वाटर और कपड़े लेकर आता है ताकि दोनों मिलकर पूरी रात पोटैटोज कट कर सके। उसे बस ये समझ नहीं आता कि डीमन लॉर्ड इतना एक्साइटेड क्यों है और वो उसे दोबारा सिली कहती है। इसके बाद वो सारे पोटैटोज को कट करना कंटिन्यू रखते हैं और हॉटडॉग दूर से ये सब देखता है। दोनों को कंप्लीट हार्मनी में सारे पोटैटोज को स्लाइस करते हुए देखकर वो फ्यूरियस हो जाता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है, ये सोचते हुए कि सिर्गी भी उन लोअर फूल्स में से एक है जो कुछ कॉम्प्लीमेंट सुनकर डीमन लॉर्ड को सर्व करने के लिए ओपनली वॉलंटियर कर रही है। इसी बीच स्कॉचिंग सन के नीचे असुरा अभी भी क्रॉस पर लटका हुआ था, ये सोचते हुए कि आखिर जिंदा रहने की डेफिनेशन क्या है, और उसे नहीं पता था कि एक लाइटनिंग रॉड को कंटिन्यू रखने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि ये हार्ड लाइफ इसके लायक नहीं थी। तभी फ्लूट पास आती है और कहती है कि एल्डर्स ने उसके लिए चूनोस सेव करके रखे हैं और उसे चूनोस फेंकने वाला गेम खेलने को कहती है। वो उस ब्रैड को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उस जैसा ग्रेट जनरल एक लोअर एस डीमन के साथ गेम खेलेगा, और वार्निंग देता है कि अगर वो करीब आई तो वो उसे जिंदा खा जाएगा। खैर, वो खाना फेंकती है पर वो सीधा उसके मुंह पर लगता है। इससे वो इतना फ्यूरियस हो जाता है कि पूछता है कि क्या उसे ठीक से खेलना भी नहीं आता और उसे ढंग से फेंकने को कहता है। दूर से वो मोनोकल वाला हॉटडॉग ये सब देख रहा था और कंक्लूड करता है कि असुरा का दिमाग प्रॉपर्ली हिल चुका है, क्योंकि उसे इतनी सारी हिट्स पड़ी हैं कि वो अब ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। फिर वो पीछे मुड़ता है क्योंकि कोई चिल्ला रहा था। ये एमसी था जो बता रहा था कि अब वो फाइनली फील्ड्स में पोटैटोज प्लांट करेंगे। हॉटडॉग उन्हें देखता है और कंक्लूड करता है कि उसने कभी भी उनसे किसी चीज की एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक उसी वक्त एग्रीकल्चरल ट्रूप सिर्गी को उनके लिए सारे पोटैटोज कट करने के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देती है। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर रिप्लाई करती है कि उसने ये उन लोगों के लिए कट नहीं किए हैं। मोनोकल वाला हॉटडॉग उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और पूछता है कि ये किस तरह का लुक है, क्योंकि ये एक ग्रेट डीमन जनरल का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं है। वो लोअर डीमंस को पोटैटो सीड्स की वजह से रोते हुए भी नोटिस करता है और पूछता है कि क्या उन्हें इस बात पर शर्म नहीं आती। वो कंक्लूड करता है कि वो सब इडियट्स हैं और ओपनली अपने अंदर अनाउंस करता है कि डीमन रेस की ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट ही डीमन लॉर्ड का थ्रोन लेगी। इसी बीच एमसी उन्हें प्रॉपर्ली प्लांट करने को कहता है क्योंकि जल्दी ही स्प्राउट्स ग्रो होंगे और सॉइल को पियर्स कर लेंगे। वो ये भी वार्निंग देता है कि जब ऐसा हो तो उन्हें स्प्राउट्स को कट करना शुरू कर देना चाहिए। बेल कहता है कि वो कट करने में बहुत अच्छा है, पर डीमन लॉर्ड उसे चुप रहने को कहता है और एक्सप्लेन करता है कि हर सीड 3 से 6 स्प्राउट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद वो पूछता है कि क्या ज्यादा अच्छा है, ज्यादा स्प्राउट्स या कम स्प्राउट्स। डीमंस रिस्पॉन्ड करते हैं कि ज्यादा होना बेटर है, पर एमसी कहता है कि वो गलत है क्योंकि कम होना ज्यादा बेटर है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि कम होना बेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्यादा हमेशा बेटर होता है, और उन्हें लगता है कि डीमन लॉर्ड कंफ्यूज हो गए हैं। हॉटडॉग ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और इरिटेट होकर उन सबको ब्लडी इडियट्स कहता है। फिर वो उन्हें थोड़ा दिमाग यूज करने को कहता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्प्राउट्स होंगे तो वो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स चुरा लेंगे। इन अदर वर्ड्स, एक्चुअल पोटैटो में न्यूट्रिएंट्स कम बचेंगे। जंगचुअल दूर से ये सुनता है और एडमिट करता है कि वो सरप्राइज है और पूछता है कि हॉटडॉग को ये सब कैसे पता और क्या उसने कभी पहले खेती की है। वो पूछा गया सवाल का जवाब ये कहकर देता है कि क्या उन्हें वाकई में इतनी बेसिक चीज सीखने की जरूरत है, और एक्सप्लेन करता है कि स्प्राउट्स और पोटैटो आपस में न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एमसी पूछता है कि एग्जैक्टली कितने आइडियल होंगे और वो रिप्लाई करता है कि ऑब्वियस आंसर 2 है, पर थोड़ा और डीप सोचने के बाद वो कंक्लूड करता है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अज्यूम कर सकते हैं कि एक आइडियल है। हालांकि अगर वो अकेला स्प्राउट पोटैटो की रूट को ब्रेक कर दे तो वो मर सकता है। वो ये भी सजेस्ट करता है कि वो आर्टिफिशियली हेल्दी सॉइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फर्टिलाइजर ऐड करके और जमीन को टिल करके, ताकि एयर सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके। हर कोई उस एक्सप्लेनेशन से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो आगे कहता है कि सॉइल ग्रुप से सिर्फ पोटैटोज को फायदा नहीं होगा और वहां वीड्स भी होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स चुराती हैं, इसलिए उन्हें भी रिमूव करना पड़ेगा। डीमन लॉर्ड को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना और सबको तालियां बजाने को कहता है, क्योंकि उनकी आर्मी में एक प्रॉपर जीनियस मौजूद है। हर कोई लाउडली चिल्लाने लगता है, जीनियस जीनियस जीनियस, और वो ये सब सुनकर स्ट्रेस में आ जाता है, जबकि डीमंस एक सेकंड के लिए भी उसकी तारीफ करना नहीं छोड़ते। एक पल के लिए उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा उसे स्टूपिड बुलाती थी और वो इमोशनल होकर घूम जाता है। ये हाइड करने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअली इमोशन की वजह से रो रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एमसी उसके पास आता है और उसे वाइस बुलाते हुए कहता है कि आज से वो उसे फार्मर आर्मी का कमांडर बनाकर उन्हें लीड करने देगा। हॉटडॉग अंदर ही अंदर सोचता है कि ये प्रॉपर्ली रिडिकुलस है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट दूसरी स्पीसीज को स्टील और फिनिश करने के लिए बना है।
हालांकि जंगचोल चिल्लाकर पूछता है कि तुम सब कर क्या रहे हो, क्योंकि उन्हें डीमन रेस के इस एलीट को प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। हर कोई चिल्लाने लगता है कि जनरल एलीट्स का भी एलीट है, और वो अंदर ही अंदर कंप्लीटली फ्यूरियस होकर सोचता है कि ये सारे लोग उससे इंफीरियर हैं। पर एक प्रॉपर पोस्टर मेंटेन करते हुए वो उन्हें अब से उसे फॉलो करने का ऑर्डर देता है, ये इमेजिन करते हुए कि वो बस थोड़ा सा ही उन्हें लीड करेगा, क्योंकि उसके सामने खड़ा हर एक डीमन उसकी नई लीडरशिप को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हुए चिल्लाना बंद नहीं कर रहा था।